I hope that I don't disappoint the lovers of Laila Majnू. फिल्म रिलीज जब हुई थी पहली बार, उसके बाद मैं रोया था जब ये 6 दिन में उतर गई थी स्क्रीन से. सर, जब इम्तियाज सर ने पहली बार लैला मजनू देखी थी, उनका रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने भी रोया? पहले उन्होंने देखा 2-3 सीन, उन्होंने फिर मुझे बहुत डांटा. अपने बेटे के बारे में ये सारी गॉसिप होती है. आशिया दिलबर. तृप्ति की ये कहानी रही है कि दिल्ली में उसने ऑडिशन दिया था इस फिल्म का और रिजेक्ट हो गई थी. तृप्ति जो है ना, वो सुपर इंटेलिजेंट है. वो ना मतलब मोहल्ले को बेच आएगी, उनको पता नहीं चलेगा. बहुत इंटेलिजेंट और तेज लड़की है. ये मजनू वाला कैरेक्टर उसमें है. कहीं आप ये अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर रहे थे क्या? लाहौल बिल्कुल नहीं. एक रीचिंग पॉइंट आपको क्या लगता है कि पाने की बात हम कहाँ कर सकते हैं? मैंने इस चीज को पाया. पाना तो ईगो है ना. मैंने छोड़ दिया, वो है ना मोहब्बत. जवाब नहीं आता. अब दूरी दूर मुझे. सर, व्हाट कीप्स यू अलाइव? मेन बहाना जिंदगी जीने का तो आपके रिश्ते होते हैं. कुछ भी जो क्रिएटिव काम आई फील होता है ना, वो अच्छा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने इंसान के लेवल से उठ के किसी और से कनेक्ट करते हो. लेट्स टॉक अबाउट अमर सिंह चमकीला. कास्टिंग में फाइनली जब दिलजीत पे बात आई, उसकी वजह से क्या हुआ ना, एक बहुत एक्स फैक्टर आ गया है फिल्म में. एंड बिकॉज मैंने इतने साल चमकीले के बारे में सोच के, उनके म्यूजिक के बारे में, एक ऐसा इंसान होता होगा, क्या बोलता होगा, कैसे खाता पीता होगा, आई कुड सी इट ऑल इन दिलजीत. आर्ट नेवर कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस. आपको क्या लगता है कि पेन कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट होने के लिए? इन रॉकस्टार ही वाज एन इडियट. व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर लैला मजनू? इन तस्वीरों में, मेरी सांसों में, मुझ में, तुझ में, हर जगह बस एक ही नाम, लाइला. हेलो, हाय, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आपके साथ उमर निसार. आज मैं खुश हूं, लेकिन इस खुशी के पीछे जो कहानी है ना, वो इन ए वे गम से शुरू होती है. वो मैं ये कह सकता हूं कि रोने से भी शुरू होती है. हम सिनेमा जब भी जाते हैं ना, हम जाते हैं चलो एक ब्रेक लेते हैं, चलो मस्ती करते हैं. हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कभी हमें सिनेमा रुलाता भी है और रुलाया है भी. इनफैक्ट हमारी एक फिल्म है, व्हेन आई से हमारी, कि हम सब लोग उस फिल्म को अपनी फिल्म बोलते हैं. मैं बात कर रहा हूँ लैला मजनू की. और आज जो रुलाने का सफ़र है, ये खुशी का भी सफ़र जो मेरा है, ये सारे सवाल जवाब जो है, आज मैं कह सकता हूँ कि इनका जवाब मिलने वाला है, जो कि जिसके लिए मैं खुश हूँ. आज है मेरे साथ मेरे फेवरेट फिल्म मेकर. मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला. और जेन्युइनली ये मोमेंट जो है अभी के टाइम पे मेरा, इट्स मोर लाइक ख्वाब की ताबीर. प्लीज वेलकम माय फेवरेट फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर लैला मजनू, साजिद अली. सर, थैंक यू सो मच. सर, ब्लश हो रहा हूँ सर. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का. सर, सवाल आपको पता है क्या होने वाला है? जी. सिनेमा में हम गए, या अगर घर पे भी फिल्म देखी, हमने रोया. फिल्म बनाने के बाद जब आपने देखी, आपने भी रोया क्या? फिल्म रिलीज जब हुई थी पहली बार, उसके बाद मैं रोया था जब ये 6 दिन में उतर गई थी स्क्रीन से. अच्छा. हाँ, तो उसके बाद बड़ा रोना आया था मुझे. बट फिल्म बनाते हुए बेसिकली आप इतने सब्जेक्टिव होते हैं कि आप उस तरह से उसको नहीं देख सकते हैं जैसे एक न्यूट्रल ऑडियंस देखेगी. राइट सर. आप बहुत ही निटी ग्रिटीज और बाल की खाल में उलझे रहते हैं. तो वो पर्सपेक्टिव तो नहीं मिलता एक फिल्म मेकर को, वो सिर्फ ऑडियंस ही दे सकती है. तो वही रहा. मतलब राइटिंग एक फेज होता है फिल्म का, जो आप जीते हो पहली बार, उस फिल्म को इमेजिन करते हो, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, फिर आप भूल जाते हो आप उससे. बट वो जो जर्म होता है जहां से वो शुरुआत होती है, जो फिर आपकी लिखाई में तब्दील होती है, राइट सर, उसका एसेंस कितना आप रिटेन कर सको कैमरा के थ्रू एक्सेट्रा, और वो जो है उसका सोल, अगर उसको बिना डिस्टर्ब करके आप एग्जीक्यूट कर लो, तो आई थिंक दैट इज ऑल दैट वी पीपल लाइक अस परस्यू. लैला मजनू में हम कश्मीर को देखते हैं. जी. आई बिलीव यू हैव सम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद कश्मीर. व्हाई कश्मीर?
I have a very बचपन से very strong connection to Kashmir. So I'll tell you a little in detail. Yeah. My first family trip, our first family vacation, when I was, I guess, not even 3 years old, was Kashmir. Yeah. एंड तब की कहानियाँ और तब की फोटोज एक्सेट्रा सुनते सुनते देखते देखते बड़े हुए हैं. Great, sir. इवेंचुअली इन लाइफ गॉट मी लिंक्ड टू कश्मीर. आई फाउंड माई वाइफ हियर एंड लैला कह सकता हूँ सर. मेरी लैला है वो. बट मैं मजनू बनने से बच गया क्योंकि मेरी शादी हो गई उनसे. क्या बात. अब 2 बच्चे हैं. Great. और सो एक सोल का कनेक्शन तो रहा ही है. Great. It's been about 14 years since I've been married to her. और कुछ 15 साल से यहाँ पर रेगुलरली आना जाना मेरा रहा है. Great. और इंटरेस्टिंगली जब उस टाइम में हम यहाँ पर घूमा करते थे, मेरी वाइफ और मैं, एक यंग मैरिड कपल, तो उस टाइम में 3 कैफेज हुआ करते थे शहर में आपके. एक था अराबिका, एक रोबस्टा और हैट्रिक को अगर आप कैफे मान लीजिए तो लेकिन ज़्यादा शाम के कबाब वाब की जगह थी. Right. तो यहाँ पर मैं वाइफ के साथ हैंग आउट करता था और यहाँ देखता था कि जो श्रीनगर के यूथ हैं, जो बाकी लोग यहाँ हैंग आउट कर रहे हैं, मैं उनको देखता था, ग्रुप्स को देखता था, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी बातें, उनके हंसी मजाक. Yeah. और मुझे लगता था कि ये चीज़ क्यों नहीं रिप्रेजेंट होती है सिनेमा में. Right, sir. और उस टाइम मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिला लाइफ में यहाँ पर फिल्म बनाने की, तो मैं कुछ यूथ की कहानी बताऊंगा और ऐसी कुछ कहानी बताऊंगा जो उस तरह से, जो एक टिपिकल, एक जो बन गया है इमेज कश्मीर का, जो जिससे हर नॉन कश्मीरी उतना ही गिल्टी है. Right. उस परसेप्शन को उसके थ्रू कश्मीर को देखने में मुझे कुछ नया दिखा. Exactly. एंड मुझे और हर फिल्म मेकर को एक्चुअली एक तलाश रहती है किसी नई चीज की. नई चीज की. तो वो मुझे यहाँ दिखा. एक नया लैंग्वेज देखा, एक नया ह्यूमर दिखा, नई सोसाइटी दिखी, नए तरह के लोग दिखे. और इवेंचुअली लाइफ में देन एक मौका मिला टू रिप्रेजेंट इट थ्रू द स्टोरी ऑफ लैला मजनू. Right, sir. How Laila Majnun started? So this was like a few pages that my brother Imtiaz had written कई साल पहले. This is even before Rockstar. उन्होंने ऐसे ही just to enjoy उन्होंने लैला मजनू के कुछ 4-5 पन्ने लिखे थे. Mainly 2-4 scenes लिखा था just to feel कि क्या power है इसमें. Right. फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसका. फिर मैं तो उस टाइम शायद अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहा था, तो मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं था फिल्म से. पर इवेंचुअली मैं भी फिल्म्स में आ गया. और फिर मैंने एक अपनी फिल्म बनाई जो 11 साल लगे उसको रिलीज़ होने में. अब वो फाइनली रिलीज़ हो चुकी है. बट उस दौरान जब उन्होंने वो फिल्म देखी तो उनको लगा कि शायद लैला मजनू इस के साथ की जा सकती है. सो फिर उन्होंने मुझे वो 4-5 पन्ने जो भी दिए. राइट. और फिर मैंने पढ़ा और मुझे अगेन वही लगा कि ये तो मेरा चुल है कि यहाँ की कोई अगर स्टोरी हो सके श्रीनगर की, तो दैट इज हाउ इट हैपेंड. राइट सर. तो लिखा तो वो उनका जो विजन है उसको ले करके उसके हिसाब से लिखना था. राइट सर. उस टाइम पे आप समझ लो कि मैं भी आज भी सीखता हूँ उनसे, उस टाइम भी सीख रहा था. Definitely. तो उस टाइम ज्यादा डायरेक्टली सीख रहा था. पर वो विजन लेके उनसे फिर एग्जीक्यूशन जो था राइटिंग का, वो मेरा काम था. राइट सर. जहाँ अपनी कहानी बोल पाते शायद, जहाँ पर मैं वो सब चीज जो मैंने देखी है, जो मैंने जिया है, थैंक्स टू माय मैरिज हियर एंड थैंक्स टू मूविंग अराउंड विद माय वाइफ एंड हर फैमिली यहाँ पर, तो वो जिंदगी को सीन्स में तब्दील करने का एक मौका जो मिला, सो दैट ऑब्वियसली केम थ्रू मी, थ्रू अ लिव्ड एक्सपीरियंस हियर. राइट सर. तो वो बनता है हमारा फिल्म का फर्स्ट हाफ.
जिसमें आप हम लोग बात कर रहे थे कि अमर सिंह कॉलेज में शूट हुआ है, यहाँ Right, पर sir. हमारे हैं आतिफ साहब आतिफ, yes, जो part of our अमर team, सिंह कॉलेज yes. के हैं. Right, sir. तो ऑल दैट बेसिकली केम बिकॉज मैं यहाँ 15 साल से गली मोहल्लों के चक्कर काट रहा हूँ. हम्म तो वो सब सीन्स में आ गया. हम्म एंड लार्जर आर्क जो ये था कि एक बंदा है, वो प्यार में पागल हो जाता है, और पर उसको ऐसा थोड़ी होता है आज के ज़माने में, कोई ऐसे थोड़ी पागल हो जाता है, जंगलों में भाग जाता है, आप उसको जस्टिफाई कैसे कीजिएगा. ये सारी चीज़ें रही जिसको बार बार लिखने में. पहला ड्राफ्ट जो मेरा था, यूजुअली 100 से 120 पेजेस का एक फिल्म का ड्राफ्ट होता है. मेरा 450 पेज का था पहला वाला. तो मेरे भाई ने जब देखा तो बहुत गुस्सा हो गए, और उनको दिल किया कि फाड़ के फेंक दें. पर उसके बाद फिर उनके साथ बैठ के एडिट करके फिर हमने उसको 140 पेज के अराउंड लाया. एंड देन वी शॉट दिस फिल्म. ये मजनू वाला कैरेक्टर उसमें है, कहीं आप ये अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर रहे थे क्या? लाहौल विला बिल्कुल नहीं. नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि हम सब में एक एलिमेंट ऑफ मजनू रहता है. राइट सर. तो आई गेस लिखने के दौरान कहीं पर वो टैप हो गया होगा. एंड आई नो दैट जितने भी लोगों को ये फिल्म पसंद आई है, उसमें मेजर जो रोल रहा है वो मजनू के कैरेक्टर का रहा है. राइट सर. ऑफ हिज इंसैनिटी, और वो एस्केपिज्म जो हम सब फील करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, कि प्रेशर है इसका उसका, मतलब नॉट जस्ट लव बट यू नो काम का, इसका उसका, एक जो जद्दोजहद होती है जिंदगी की, कि उसे हम एस्केप कर जाएं, भाग जाएं कहीं जंगलों में जाके, हम छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें सब चीजें. बट हम वो कर नहीं पाते हैं. बट फिल्मों की इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आप करवा सकते हो अपने कैरेक्टर से. राइट. तो वो मैंने भी थोड़ा उसका एस्केप का मजा लिया, कि एक्चुअली अगर ये बंदा उब गया है और ये निकल जाता है तो ये कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है. ओह क्रेजी. जी सर, इम्तियाज सर कहते हैं कि जो आर्ट है, जो फिल्म्स है, आई बिलीव बेयर बाइसेप्स ने उनसे पूछा था पॉडकास्ट पे कि आप लाइफ में ब्रेक कब लेते हो. उन्होंने रिप्लाई दिया था कि हमारा काम ही हमारा ब्रेक है. सो आपको भी क्या यहाँ पे लगता है कि जो आप बात कर रहे थे एस्केप की, ये काम जो है, जो फिल्म मेकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, यही एक ब्रेक होती है? ये ब्रेक होती है. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से ब्रेक्स होती हैं. मेरे भाई जो है ना, वो काफी हद तक वर्कहॉलिक आदमी है. उनको उनका एस्केप ही उनका काम है. मैं उतना ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ नहीं उनके तरह. कोशिश करता हूँ उनसे सीखने का, पर मेरा एस्केप जो है वो ये है कि मैं कश्मीर आता हूँ साल में एक बार, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, और अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं मजनू बन जाऊँ. हालांकि श्रीनगर में ही रहता हूँ ज्यादातर, बट थोड़ा छूट जाए बाकी सब, और फिर वापस जाएं बम्बई और घुस जाएं अपने काम में, और ये चलता रहे. मगर एक स्टोरी टेलिंग एक मीडियम ऐसी है कि आप यहाँ पर भी हैं तो आपके दिमाग में तो कहानियां चलती रहती हैं. और खास के अगर आप एक चीज पे लिख रहे हो तो आप यूजुअली डिटैच होना, आई फील, नॉट जस्ट एक फिल्म मेकर को बट एक स्टोरी टेलर को थोड़ा मुश्किल होता है अपने काम से, क्योंकि उसी चीज को आप काम कहते हो जिसको आपको करने में मजा आता है, सोचने में मजा आता है. तो आप उसे डिटैच हो भी नहीं सकते हैं पूरे तरह से. बिल्कुल भी नहीं. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बड़ा सब्जेक्टिवली स्क्रिप्ट को देखते हैं, और फिर एक ऑडियंस का जो वाइडर पर्सपेक्टिव है वो नहीं आता है. राइट सर. तो वो आपको मिल सकता है व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ. फिर आप पीछे हट के, तो भुला के, फिर आप दूसरी बार जब नजर देते हैं तो आपको और भी चीजें दिखती हैं कहानी में या आपके लिखने में. तो एक उससे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है. तो आई फील दैट ब्रेक लेते रहना, हॉलीडे पूरा वेकेशन लेते रहना जो है वो, बट आई थिंक इसमें सर आर्ट में ब्रेक ही नहीं है. जैसे इम्तियाज सर को मैं बहुत कीनली फॉलो करता हूँ, वो भी ये कह रहे थे कि आप अगर कहीं पे बैठे हुए हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई सिचुएशन, आप समझो कि वो आपके दिमाग में बिल्ड हो रही है वो सिचुएशन, आप उसको वहीं पे कैद करते हो अपने लफ्जों में, और आपके लिए ब्रेक कोई चीज ही नहीं है. हाँ वही, बिकॉज वो एक ब्रेक, यू आर ऑब्जर्विंग.
ऑब्जर्व फिल्म मेकिंग है क्या, इट इज It's जस्ट observation. रीटेलिंग रिक्रिएटिंग लाइफ ना। लाइफ, एग्जैक्टली। तो आप जो एक रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, कहीं भी डल लेक पे शिकारे में आप जो देखते हैं कुछ लोगों को, और जो नाव चला रहा है बंदा, आप उनको देखते रहते हैं और आपका दिमाग पूरे हर टाइम जो है वो सोचता रहता है कि अगर मैं इसको रिक्रिएट करूंगा तो कैसे कैसे करूंगा, एग्जैक्टली। हाउ डू आई मेक इट what how it is in real life, Real how life, it exactly. breathes. बिकॉज आप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे लाइफ को तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल होगा। एंड हेंस जब आप लिखते हैं और उसके बाद जब आप शूट करते हैं तो एक क्वालिटी लॉस होता है। आप जब बिकॉज आपका साउंड और कैमरा और क्रू और एक्टर्स एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एवरीथिंग हैज़ टू गो राइट, बट इन योर इमेजिनेशन इज परफेक्ट। उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता, exactly. उसमें कोई वो टाइमलेस होता किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हो आप। राइट, सो आप उसको ही चेज करते रहते हो। राइट। और आप कोशिश करते हो कि जितना कम डैमेज हो सके मैं उतने कम डैमेज में इस फिल्म को उतार लूं अपने कैन्स में। क्या बात, ग्रेट। सब लैला मजनू बनाने के बाद हाउ डू यू डिफाइन लव? आई हैव नो आइडिया, आई एम वेरी क्लूलेस, ऑल्दो I have had my own experiences with love. Yeah. But I think the beauty of love is that you can't define it and you'll always be seeking. आप हमेशा तलाशते रहोगे उसका आंसर। मैं भी वही कर रहा हूँ, मेरे भाई भी वही कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन है ये, इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड उसको किसी तरह फिल्म के मीडियम में लाया जा सके। राइट सर। सर लैला मजनू की बात चल रही है, ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत बात होगी, लेकिन मैं पहले क्लोजिंग पे जाता हूँ। जी। जब आखिर पे लैला मिलती है, मिलने का मतलब ये है कि लैला जब वो आखिर पे पुकारता है तो लैला और ला इलाहा का इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जो कि बहुत डिवाइन है। वहां पे उस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला, और इसीलिए मैंने सबसे पहले आखिरी सवाल पूछा आपसे कि सर इम्तियाज सर के दिमाग में तब चल क्या रहा था लिखते लिखते, और जब आप भी उनके साथ क्रिएटिव प्रोसेस में थे, डायरेक्ट कर रहे थे। सर इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, नॉट एज अ पॉडकास्ट होस्ट, मुझे ये जवाब चाहिए। सर ये है क्या? पूछ रहे हो बिकॉज़ इसका बहुत एक मतलब क्लियर जवाब है मेरे पास मतलब 1% भी कोई मुझे क्लू नहीं होगा कि क्या हो सकता है ये। क्या होता है ना कि कई बार आप अगर एक चीज में आप खोजते हो किसी चीज को, राइट सर, कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिलता है। इंडीड। आप खोजते रहते हो, आपका दिमाग वहां लगा रहता है, आपके ना रिसेप्टर्स, आपके एंटेनास खड़े रहते हैं आपके सर पे, और फिर आप ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे सिग्नल्स आप उठाने लगते हैं जो आपके लिए हैं नहीं, या आप बट वो आप ही के लिए हैं। वो आपको जब मिलते हैं, रिसीव होते हैं, magically everything starts to come together. क्या? And that is when you know that शायद मैं सही रास्ते में हूँ, because that is the only thing that a creative person, only sign that a creative person will get. Yeah. So हुआ ये, out of many things that ultimately लैला मजनू में जो आई, उसमें ये लैला becoming ला इलाहा for कैस। मेरे एक फ्रेंड हैं, साउंड डिजाइनर है, मानिक बत्रा, तो वो एक दिन आए मुझसे, बहुत दिन के बाद मिले, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं लैला मजनू कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वाह वाह यार क्या बात है, वो तो लैला से ला इलाहा हो गई। तो वो उसने ऐसे ही बोल दिया कैजुअली, बट वो मेरे दिमाग में रह गया। मुझे लगा कि यार ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वैसे ही वो एक नमाज सीक्वेंस है। सर मैं पूछने ही वाला था। क्या बात सर? जी हाँ हाँ। तो उसका भी क्या हुआ कि मैं YouTube में इधर उधर के वीडियोस देखता रहता था अपने सो कॉल्ड रिसर्च के लिए। किसी एक मौलाने की तकरीर आ गई, उसमें था कि लैला मजनू का एक किस्सा, पाकिस्तान के कोई मौलाना थे, और मैं सुनने लगा तो उसमें ये इनका ये किस्सा आया, बिकॉज मैंने ओरिजिनल लैला मजनू जो पहले थी वो देखी नहीं थी, और खास वजह से नहीं देखी थी कि मैं चाह रहा था कि मैं इंस्पायर्ड ना हो और मैं जितना ओरिजिनल कोशिश कर सकूं रहने की। तो उन्होंने ये किस्सा उनका मैंने सुना, तो अगेन वही है कि आप जब किसी चीज को तलाशने की कोशिश करते हो तो वो भी आपको तलाशने की कोशिश करती है।
और फिर कहीं मिल जाती है. What you are seeking is seeking you. What you seeking is seeking you. Yeah, Yes, exactly. absolutely. So प्यार में सही गलत क्या होता है सर? यही तो एक चीज, इसमें सही गलत होता ही नहीं है. It is how much you want it, यार. I feel. And दिल और दिमाग का ये की लड़ाई है. कई बार आपका इसमें दिमाग लगता है, फिर आपको लगता है यार कि मैं I deserve better, या I don't deserve this. But the good thing is that एक उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक दिल भी होता है. Right. बहुत सारी चीज़ जो है ये दुनिया में, इसका कोई रीज़न नहीं होता है. हम सोचते रह जाएंगे, खोजते रह जाएंगे. एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है इंसानों का, कि भाई हम यहाँ क्यों हैं. अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से उसको डिफाइन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. पर आपको एक्चुअली कब पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों हैं, कब तक रहने वाले हैं, वजह है, एक्सेट्रा. तो उसमें एक कोर चीज़, एक प्राइमल चीज़, जैसे फूड एंड शेल्टर एंड इस तरह की जो चीज़ है, Basic needs. बेसिक नीड्स, उस बेसिक नीड्स में ये लव भी है, प्राइमल नीड, जिसके वजह से ही दुनिया आगे चल सकती है. Yeah. ये सब जो चीज़ है, आई फील ये आपको डिवाइन से आती है. Indeed. आप उसको क्रिएट नहीं करते हैं. और जो मोहब्बत होती है, आई फील वो सबके अंदर होती है. एंड आप बाकी जो हैं वो रिफ्लेक्टर्स का काम करते हैं. कोई भी जो दूसरे इंसान जिसमें आपको वो मोहब्बत दिखती है जो आप खुद देखना चाहते हैं सेल्फिशली. जैसे कहते हैं कि खुदा से हो, पत्थर से हो या लैला से हो, आता नहीं चैन मोहब्बत के बिना. So it is there. Correct. It's in everything. करेक्ट. सो ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर ना. Yeah. सो किसी को पत्थर में खुदा दिखता है, Yeah. तो वो तो उसकी ईमान, उसका श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा है ना, उसका ईमान है. तो मोहब्बत का भी वही है. एंड सूफीज़म में तो मोहब्बत इज द लिंक टू गॉड. इट इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज गॉड. Yeah. सो जब मैंने शुरू किया था ना लैला मजनू लिखना, तो मेरे दिमाग में अलग तरह की चीज थी. वो फर्स्ट हाफ ज्यादा हावी था कि वही वो श्रीनगर की लाइफ एंड यूथ की कहानी एक्सेट्रा. बट सेकंड हाफ में जब मैं कोशिश कर रहा था समझने का कि ये पागल कैसे हो गया, सो सेकंड हाफ में जब मैं ये समझने की खुद पहले कोशिश कर रहा था कि कोई आदमी प्यार में पागल कैसे हो सकता है, तो उस दौरान मुझे पता चला कि के आसिफ साहब एक फिल्म बना रहे थे, लव एंड गॉड आई थिंक उसका नाम था, और वो थी लैला मजनू की कहानी. तो मैं जब ये पढ़ा मैं रुक गया थोड़ा. मैं सोचा कि लव तो समझ में आ गया, ये गॉड किधर से आ गया यहाँ. एंड देन दैट एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड, जहाँ पर मैंने वो तकरीरें ये सब सुनी, राइट, कि स्पिरिचुअलिटी से और गॉड से क्या कनेक्शन है लव का. एंड उसी को मैं फिर परस्यू करते हुए फिर मुझे जो भी जवाब मिले मैंने उसको लिखा और अल्टीमेटली शूट किया. बट इट इज जस्ट रीचिंग, सब व्हीकल्स हैं टू रीच द ऑलमाइटी, टू रीच योर क्रिएटर. Love that you see in somebody, etc. It's just, आप उसके अंदर enveloped हो. राइट सर. एंड ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप डिनाई कर सकते हो. आप बस बहते हो एक समुंदर में, बीच में आप फ्लोट कर रहे हो. So there is no reaching point in love. There is no logic, there is no reaching point, there is no beginning, end, whatever. It is like our spirit. Yeah. It flows. It just flows. Yeah. And there is no logic to love. The moment you put logic, other things start taking over. Other as in? Your mind starts taking over, हालात starts taking over. ऐसे ही होता है ना भाई, अच्छी लव स्टोरीज खराब हो जाती हैं, शादी हो जाती है जब, फिर उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी वही तेल लकड़ी नमक, उसके जद्दोजहद, फिर बच्चे का फीस और झगड़े और ये वो फलाने सब में होते हैं. राइट सर. बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं है, वो भी मोहब्बत है. दीन और दुनिया का ही बैलेंस है ना. तो सिर्फ दीन में आप नहीं रह सकते, आपको दुनियादारी भी करनी है. और सिर्फ दुनियादारी में बह जाओगे तो दीन अगर आप भूल जाओगे, दिल भूल जाओगे अपना,
तो फिर वो बैलेंस आपका ऑफ हो जाएगा. सो आई फील आई ट्राई with my wife to enjoy my fights also with her. That is all. सर मेजरली जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, दिल एक बात कहता है और दिमाग एक बात कहता है. ऐसी सिचुएशन में दिल का सुनना चाहिए या दिमाग का सुनना बहुत चाहिए? ज़रूरी है कि दोनों आपसे कुछ कह रहे हैं, आप दोनों को सुनिए और उसके बीच का बैलेंस. आप दिमाग आपको दुनिया में चलाएगा राइट और जो दिल है वो दीन की तरफ ले जाएगा. राइट सर. दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. 50-50. 50-50. एक कान से एक का सुनिए, दूसरे से दूसरे का. सो प्यार में एक रीचिंग पॉइंट आपको क्या लगता है? जैसे लैला मजनू हमने फिल्म देखी, एक रीचिंग पॉइंट आपको क्या लगता है कि पाने की बात हम कहाँ कर सकते हैं? मैंने इस चीज को पाया. पाना तो ईगो है ना. आप मैंने छोड़ दिया, वो है ना मोहब्बत. अच्छा, वो मोहब्बत है. हाँ, आई फील मतलब वो है ना, वो कहते हैं इंग्लिश में जब तू ही कहावत ढूंढ है, मुझे. जब तू ही ढूंढ मुझे. जो कहते हैं कि when you love something set it free. Yeah. If it comes back it is yours. It's If yours. it doesn't it never was. बॉस फैक्ट. तो आई फील परिंदों को आजाद छोड़ो. बिल्कुल. और इफ इट इज एंड एक्चुअली या ज्यादा जरूरी है कि आप आजाद छोड़िए और उसको कंट्रोल करने की अपने ह्यूमन साइड से कोशिश मत कीजिए, या क्योंकि ह्यूमन छोटे होते हैं और मोहब्बत और दीन हमसे बड़ा होता है. उन पे छोड़िए. अगर आपको भरोसा है किसी पावर पे, स्पिरिचुअलिटी पे, खुदा पे, किसी पे भी, जिसको भी आप मानते हैं नहीं मानते हैं, अगर आपको भरोसा है ना अपने से हायर पावर पे, उस हायर पावर पे सरेंडर कर दीजिए आप. फिर जो होगा ना आपके साथ वो वही होगा जो आपके साथ अच्छा है कि हुआ. राइट सर. बट कभी कभार तो हम क्वेश्चन करते हैं ना खुद को सर कि हमने एफर्ट्स नहीं दिए. अगर हम जस्ट इसको ऑटो पायलट मोड पे छोड़ेंगे और एफर्ट्स नहीं देंगे. आई थिंक लव में क्या एफर्ट देना है यार. मतलब ये तो एफर्टलेस होना चाहिए. इसमें आप प्लीज डिजाइन मत कीजिए. आप एफर्ट मत लगाइए इस चीज में. नहीं मान रही है ना, छोड़ दीजिए. अपनी तरफ से आपने बता दिया, आपने कोशिश कर ली. जरूरी नहीं है कि जो आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही आपकी कहानी लिखी हो. अदरवाइज आपकी जिंदगी की कहानी बड़ी बोरिंग हो जाएगी. राइट सर. इंटरेस्टिंग तब होगी जब आप उसको अपने से किसी हायर पावर पे सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए वो आपसे क्या कराता है. तब हम कह सकते हैं कि हमारी कहानी लिखी हुई है. फिर अगर वो मिल जाए तो हमारी कहानी लिखी हुई है. लिखी हुई है. एंड अगर नहीं मिले तो इट वाज नेवर मेंट टू बी. तो कोई बात नहीं, कहीं और मिल जाएगी आपको. पहाड़ों के पीछे और भी दुनिया है. पहाड़ों के पीछे जो दुनिया है ना सर, वो क्या है? यूजुअली हमारा जोक था जब हम शूट कर रहे थे उसको यहाँ कि जबरवन पे, राइट सर. वो सीन कि पहाड़ों के पीछे तो दाची गांव है. बट और दाशिगाम के पीछे मेरा घर है, त्राल. त्राल है. या उसके पीछे और पहाड़ हैं. पहाड़ है. फिर उसके पीछे और पता नहीं पहलगाम क्या है. क्या है ना. या फिर एक तरफ निकल जाइए तो आपको चाइना आ जाएगा, तिब्बत. दूसरी तरफ पाकिस्तान आ जाएगा. तो पहाड़ों के आगे तो जहाँ और भी हैं, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. तो ये तो नेवर एंडिंग लूप है ये. सो मतलब इन अ वे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें फ्रीडम है हर एक चीज में. जी. आप हर एक चीज को फ्लो करना चाह रहे हो. लेट इट गो. करेक्ट. एक एंड नहीं है कहीं पे. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो छूटना ही तो ये तो यही जर्नी है ना. जिंदगी भी तो जर्नी है ना. राइट सर. तो फिर लेट एवरीथिंग बी अ जर्नी यार. लेट दिस पॉडकास्ट बी आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. एक हमको एक एपिसोड है हमारी लाइफ में. हम बैठे हैं यहाँ, बात कर रहे हैं एक दूसरे से. आगे और भी आप करेंगे, हम भी कुछ करेंगे. बट ये कुछ यादें रह जाएंगी. यही तो है लाइफ. राइट सर. सर लैला मजनू को अगर आपको अभी इन अ वे अगर आपको आज बनाते, चेंज क्या करते आप? एक्चुअली जो इसका अल्टीमेटली रिस्पॉन्स रहा है अपने सेकंड रिलीज में, मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ नहीं चेंज करता. हाँ, बस एक चीज है कि जो नमाज वाला सीक्वेंस है ना, उसमें हमें बहुत कम टाइम में हमको शूट करना पड़ा था. और खास करके जब अविनाश पे जब कैमरा आता है, राइट सर, तो हमने पहले पूरा बाकी सब कवर करके उसके बाद लास्ट में हमने उस पे रखा था. उसके लिए हमें बहुत कम टाइम मिला था. मुझे लगा कि अगर एक आध टेक और मिल जाता ना तो शायद और अच्छी हो जाती वो बात. उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँगा. बिकॉज अगेन दिस एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट फिक्स व्हाट एंट ब्रोकन. कभी कुछ चीज़ खराब नहीं है तो उसको फिर घुस करके और अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. बहुत सारी चीज़ और ख़ास करके ये मुझे ऐसा लगता है लैला मजनू के बारे में कि
और क्योंकि इतने साल हो गए, मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने बनाई है। मैं बस अपने आप को लकी फील करता हूँ कि आप जैसे लोग मुझे बुलाते हैं यहाँ और सर, बैठा करके इज्जत देते हैं ऑनर्ड सर। और सवाल पूछते हैं, और मैं भी उतना ही क्लूलेस हूँ जितने आप हैं, बिकॉज मैं भी भूल चुका हूँ। और कई बार बट जब हम भूले आप, नहीं ना सर लैला मजनू को, हाँ जी, हम भूले नहीं ना मगर। हाँ, आप आपकी वजह से मुझे भी याद आता रहता है। बट कई बार अब वही होता है, जब आप सरेंडर करते हैं ना, या तो शायद कुछ एक हायर पावर भी आपके तरफ रुख कर लेती है, राइट सर, फिर आप भी एक मीडियम बन जाते हो। इंडीड। और जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो आप अपने आप को बहुत ही छोटा पाते हो और बहुत ही हम्बल फील करते हो, क्योंकि आपको ये बात पता है, शायद आप दूसरों को बताओ ना बताओ, जितना भी इतराओ, जितने भी बड़े बनने की और इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश करो, आपको पता है कि आपकी नहीं है, ये आपकी आ गई है, आप Yeah. बस साले लकी हो, यू नो। तो मैं बस लकी अपने आप को समझता हूँ कि ये आ गया मेरे थ्रू। और मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये ज़िंदगी में बहुत ये एक रीज़न दिया है, रेजोनेट किया है बहुत लोगों के साथ। Yeah. मैं बस खुशकिस्मत हूँ कि मेरे थ्रू ये हो गया। राइट सर। पर कुछ भी जो क्रिएटिव काम आई फील होता है ना, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने इंसान के लेवल से उठ के एग्जैक्टली। किसी और से कनेक्ट करते हो। एंड यू थिंक लाइक देयर इज नो बॉक्स, देयर इज नो बॉक्स, है ना? हम आउट ऑफ बॉक्स जाने की कोशिश बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बट हमें ये शायद सोचना जरूरी है कि बॉक्स ही नहीं है। बिल्कुल। कोई रूल नहीं रूल होता है, नहीं कोई है कोई। फॉर्मूला नहीं होता है राइट सर। जो हमें बता दे कि फिल्म मेकिंग ऐसे होती है। आप नहीं सिखा सकते हो पेंटिंग ऐसे होती है, आप नहीं किसी को आप बेसिक सिखा दोगे। या आप किसी को कहानी लिखना सिखा दोगे कि भाई ये फॉर्मेट में लिखी जाती है, आप Yeah. उसको ऐसा कैसे सिखा दोगे कि वो अच्छी कहानी लिखे अच्छी या कहानी बुरी है, बुरी लिखे? लिखे। वो तो एक बंदे की खुद की पर्सनल जर्नी ही होती है। एग्जैक्टली। और आप जितने अपने आप को बंदिशों में बांधोगे, उतना आपका आर्ट सफर करेगा। जितने Yeah. अपने आप को आप खोलोगे, राइट खुला सर। छोड़ोगे, मौका दोगे डिवाइन को कि वो आपको बहाए अपने साथ, इवॉल्व करे इस चीज में आपको, उतना ही आपको चांस मिलेगा राइट सर। कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने का जो आपके इंसानी दायरे से बियॉन्ड जा सकता है। राइट सर। आई थिंक उसको परस्यू हर आर्टिस्ट को करना चाहिए। ग्रेट सर। सर जब इम्तियाज सर ने पहली बार लैला मजनू देखी थी, उनका रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने भी रोया? पहले उन्होंने देखा 2-3 सीन, उन्होंने फिर Yeah. मुझे बहुत डांटा। उनको लगा कि मैंने पूरा गड़बड़ा दिया है मामला। पर फिर उसके बाद जैसे जैसे फिल्म अपनी शेप वेप ले रही थी धीरे Yeah. धीरे, उनको, मुझे याद है कि पहली चीज जो उनको अच्छी लगी थी वो था वो मजनू सॉन्ग, जिसमें वो हाफिज हाफिज वो पागल हो जाता है। पार्ट, वो देख के उनको लगा कि हाँ शायद इसमें कुछ बात है। कुछ बात है। अल्टीमेटली फिर उनको अच्छी लगी फिल्म। या हमारी कुछ एक पर्सनल बात भी हुई, इमोशनल हो गए थे वो। बट ये हम दोनों की बात है। इंडीड सर। दोनों हम लोगों ने काफी इसमें अपना दिल दिमाग लगाया था। बिल्कुल। फिर अल्टीमेटली जब हमने फिनिश प्रोडक्ट देखा या तो ही वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज हैप्पी। और मेरे लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती थी कि जिससे हम बचपन से इंस्पायर्ड रहा हूँ और जिसकी कहानियाँ सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ और जिसके तरह बनने की मैंने ज़िंदगी भर ताउम्र कोशिश की है, उसको मेरा काम अच्छा लगा। या आई थिंक दैट वाज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग या फ्रॉम लैला मजनू फॉर मी। उसने कह दिया ना फिल्म अच्छी है, फिर उसके बाद फिल्म फ्लॉप हो गई ना, मुझे फिर उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे हीरो को पता था कि फिल्म अच्छी है। क्या बात सर। बट सर फिल्म की कामयाबी आप कैसे डिफाइन करते हो अभी के टाइम पे? कामयाबी बॉक्स ऑफिस को छोड़ के सर। 2-3 तरह से होती है कामयाबी। एक तो सीधा होता है कि बॉक्स ऑफिस है ना, उसके कलेक्शन क्या नंबर्स। हुआ? या फिर एक होता है लेगेसी। बहुत सारी फिल्में होती हैं जो हम बचपन से देख रहे हैं। अंदाज अपना अपना फॉर एग्जांपल जब Indeed, आई sir. थी तो फ्लॉप थी, या बट उसको आज तक हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आप उसको फिर कैसे कह दीजिएगा कि सक्सेसफुल है कि नहीं है? है। तो आई फील जो
आवाम का जो पावर है ना, आई थिंक खुदा के बाद वही है, जो Indeed. एक वॉल्यूम ऑफ पीपल का जो पावर होता Yeah. है, एक डेमोक्रेटिक वॉइस होती है जो, Yeah. वहां तक जब बात अगर चली जाती है ना, और ज्यादातर लोगों को आपका काम पसंद आता है ना, आई फील दैट इज सक्सेस. उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उसको आप कैसे मेजर कीजिएगा. बट कुछ चीज़ें पॉपुलर कल्चर में आ जाती हैं, जैसे अंदाज अपना अपना आ गई, जैसे बहुत सारी फिल्में जिसका मैं फ़ैन रहा हूँ, बचपन से मैंने देखी है. दिल से एक फिल्म है जो सुपर फ्लॉप रही है, वो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, रियली इंस्पायर्ड मी बचपन से. Yeah. अगेन आई गेस वो पहली फिल्म थी जिसमें मैंने सोचा ये मोहब्बत क्या होती है, Yeah. यू नो. तो मेरे लिए तो उससे बड़ी फिल्म बहुत कम है, Yeah. बट वो सुपर फ्लॉप थी. तो ये क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये ज़रूर है कि जो आदमी किसी फिल्म में पैसे लगाता है उसको कमाने का हक भी होना चाहिए. ROI वापस थोड़ा मिले. तो बुरा भी लगता है अगर वो नहीं कमा पाता है वापस. बट आई थिंक उस हिसाब से जो आपका जवाब है, उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लैला मजनू अभी के टाइम पे हमारे दिलों के लिए तो सबसे सुपर हिट फिल्म है सर. और मेरी बॉक्स ऑफिस की भी बात करेंगे सर, जी. उसमें भी आप कामयाब हुए. हाँ, सेकंड टाइम तो सर जी. उसमें कश्मीर को क्रेडिट जाता है क्या? कश्मीर को पूरा क्रेडिट जाता है. और पता नहीं आपको पता हो कि नहीं, आप कश्मीर के यूथ हो, आपको सब पता है. Yeah. पिछले साल की बात है, इसी टाइम के दौरान जुलाई में मैं यहाँ था. अभी 10 दिन बाकी है, हम इकट्ठे थे तब. हाँ करेक्ट. तो उस टाइम में कुछ ऐसा कुछ ऑब्वियसली कुछ था ही नहीं. अविनाश जो थे उनसे मेरी बात हुई, मैं यहाँ पर था, कि क्या कर रहे हो, अगर फ्री हो तो आ जाओ. तो वो एक फिल्म करने वाला था जो कि बंद हो गई थी, तो बड़ा वो ना थोड़ा सा मायूस था. हाँ, मैं बोला आ जाओ इधर 4-5 दिन चिल करेंगे. तो आ गया वो. फिर आया तो उसके वजह से एक कैफे लिबर्टी में एक फैन मीट किया गया. मैंने उसको बोला कि अपने आप को तो बहुत ज़्यादा समझ रहा है, कोई आने वाला नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी फिल्म से. तो बोला कि लेकिन कर लेते हैं, अभी खावर भाई हैं जो लिबर्टी वाले, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा LP भी है फिल्म के, लाइन प्रोड्यूसर हैं यहाँ, उन्होंने भी एक्टर भी हैं, मैंने उनको बना Indeed, दिया है हमारी फिल्म बहुत क्रेजी कैमियो है सर उनका. तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ एक आध लोग कह रहे हैं तो हम लोग कर लेते हैं ये ऑर्गेनाइज. तो आई थिंक कुछ घंटे पहले उन्होंने अपलोड किया कि ऐसा होने वाला है. मुझे याद है मुहर्रम चल रहा था, और फिर ये हुआ, और मुझे लगा कि पता नहीं कौन आएगा क्या है, बट वहाँ भीड़ लग गई, बहुत भीड़ लग गई. और वहाँ पर पहली बार, कई बार वो मैंने सुना है वो एकोज के री रिलीज का, यूट्यूब में कमेंट्स में भी देखता था. उस टाइम मैं इंस्टाग्राम पे था भी नहीं, तो यूट्यूब में ही ज़्यादा देखता था, और लोग कहते थे और मैं उसको मतलब बहुत ही एक लाइटली इन अ वे फैंटेसी सोच करके मैं हंस देता था कि री रिलीज होगी या क्या. बट वहाँ पहली बार मैंने बोला कि जब मुझे 2-3 ग्रुप्स ने बोला री रिलीज का, तो मैंने उनको कहा कि अब आपके पास सिनेमा हॉल है, आप उनको टैग वैग करो अपने सोशल मीडिया पे, बोलो, तो आप उनको बोलो टैग वैग करके. तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे. एंड एक्चुअली ये जो री रिलीज हुआ है, ये किसी प्लान के तहत नहीं हुआ है. ये यू नो चीज़ें जो लाइक वी सेड आपके इंसानी दायरे से आगे बढ़ जाती हैं, वही चीज़ स्ट्रांग होती है. तो इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था. कहानी लिखी हुई थी, ये कहानी शायद लिखी हुई थी, लोगों लड़कों लड़कियों ने टैग किया, सिनेमा हॉल वालों ने सुना, बात PVR तक गई, फिर मेरे भाई इन्वॉल्व हुआ कि भाई हमें इसको रिलीज करते हैं. श्रीनगर में देखी नहीं है लोगों ने, तो फिर ये श्रीनगर में जब तक रिलीज होने लगी, इसकी एडवांस बुकिंग देख करके उन्होंने शोज बढ़ाए गए श्रीनगर में, और 50 स्क्रीन्स हम लोगों को मिला रेस्ट ऑफ द कंट्री में. बाय द टाइम मैं यहाँ पर आई फील इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 अगस्त को यहाँ रिलीज हुई, 3rd को मैं वापस बम्बई गया, 7th को चंडीगढ़ 400 स्क्रीन्स में रिलीज हुई. फ्रॉम 50 to 400. बाय द टाइम हम लोगों ने फ्राइडे नाइट को फिल्म देखना खत्म किया,
तो 450 स्क्रीन में रिलीज हुई. इट इज लाइक अ फ्रेश रिलीज. Yeah. नथिंग एक्सप्लेन्स दिस. And no marketing. नो मार्केटिंग. Yeah. फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने रिलीज किया, वी स्पेंट मनी टू मार्केट एंड Marketing. प्रमोट इट. Yeah. सेकेंड टाइम वी देयर वाज नॉट इवन अ ट्वीट फ्रॉम एनीबॉडी फ्रॉम द प्रोडक्शन I know. हाउस. I know. इट इज ओनली द पीपल हु People. ड्रिवन इट. फिर बिकॉज जब श्रीनगर में रिलीज हुई तो फिर उस टाइम में मैं इंस्टाग्राम पे नया नया मेरा अकाउंट खुला था, बिकॉज मुझे फोर्स किया गया कि भाई टैग करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है. तो उसमें फिर मुझे मैसेजेस आने लगे कि भाई श्रीनगर में है तो बम्बई में क्यों नहीं, तो फिर गुजरात में क्यों नहीं, तो देहरादून में क्यों नहीं, तो दिल्ली में क्यों नहीं, तो हैदराबाद में क्यों नहीं. तो फिर पता चला कि सारे जगह में रिलीज हुई है. Right, sir. और ये जो भी हुआ है, ये एक बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है. मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं अपने आप को और छोटा फील करता हूँ कि ये बहुत कम लोगों के साथ होता है. जो मेरे साथ हो गया, मुझे बहुत डर लगता है इसका. बट ऐसा हो गया है. और ये कहानी तो इंसान, मैं अगर लिखता तो मैं इतनी ब्यूटीफुली नहीं लिख पाता इसको. Mm-hmm. कि एक फ्लॉप फिल्म, सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म 6 साल के बाद ऐसा कुछ कर जाएगी, और 7-8 साल के बाद हम यहाँ बैठ के उसी के बारे में बात कर बात रहे हैं. करेंगे. तो ये कोई इंसान नहीं लिख सकता था. ये तो आई गेस सिर्फ सरेंडर करने का मुझे रिवॉर्ड मिला है शायद. Mm-hmm. सर, आपको क्या लग रहा है जब इम्तियाज सर ये फिल्म लिख रहे थे, लैला मजनू की बात हो रही है, उनका दिमाग में तब क्या चल रहा होता? लाइक आई सेड, उन्होंने एक्टिवली लिखी नहीं है. लिखी नहीं है, हाँ, मतलब कुछ बनने उनका पहले जब लिखे. बट उनका जो वो था, जो पहला उन्होंने जो ड्राफ्ट मुझे Draft दिया था किया जिसमें था. कुछ सीन्स थे, उसका आई रिमेम्बर स्टार्ट था. और वो एक स्टार्ट था जिसमें कुछ लड़कियां ना बात कर रही हैं. उनका हमेशा से था कि इसको कश्मीर में बनाना है. ग्रेट. और कश्मीर इसलिए बिकॉज ये एक टाइमलेस प्लेस है. और एक टाइमलेस लव स्टोरी के लिए यही एक जगह हो सकती है जिसमें एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, एक तरह की सोसाइटी है. ऐसी ही नायाब जगह में ऐसी नायाब कहानी कहानियाँ. को घटनी चाहिए. Yes, sir. तो उनका वो लड़कियों का वो सीन था जो अल्टीमेटली शुरुआत में कॉलेज में वो College लड़कियां में, बैठ के चार right, बात sir. कर रही हैं अबाउट लव. Love. सो आई रिमेम्बर वो पहले ही उनका सीन पढ़ के मुझे ना वो एक समझ में आ गया कि किस तरह का विजन ये देख रहे हैं, किस तरह का एक रिचनेस या कह लीजिए ब्यूटी या एक रस Mm-hmm. चाह रहे हैं. और उसी के हिसाब से फिर मैं लिखता गया था कि वो चीज़ बरकरार रहे. एंड सेकेंडली आई थिंक इट इज़ ओनली ऑनेस्टी एंड प्योरिटी जो आपका इंश्योरेंस एक फिल्म मेकर का हो सकता है, किसी भी आर्टिस्ट का हो सकता है. Right. आप कुछ भी काम को अगर आप ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ कीजिए तो शायद वो लोगों तक पहुंच जाए. आज नहीं तो कल. आज नहीं तो कल, और कल पहुंचेगी तो और मजा आएगा. यू नो, अगेन एक और कहावत इंग्लिश में, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड. क्या बात. कि जो आपको ना उसका रिवेंज का मजा तब आएगा ना जब पुरानी हो जाएगी बात, Yeah. है ना. वो कसम पैदा करने वाले की अब 20 साल बाद, और उस तरह की जो फिल्मी बातें हैं ना, Right. मजा उसका है. आपको जो आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं होती है आपको. अगर लैला आसानी से मिल जाती तो फिर कहानी क्या होती, कहानी क्या होती है ना. लैला मजनू होती ही नहीं. Yeah. तो जो चीज़ नहीं मिलती है या इंतज़ार के बाद मिलती है, लंबे इंतज़ार के बाद मिलती है, वो चीज़ जूसी होती है. राइट सर. सर, फेवरेट डायलॉग क्या है आपका फिल्म का? आपको सोचना पड़ रहा है, which means बहुत है सर. हाँ, मतलब अभी कहना मुश्किल हो जाएगा. ऑब्वियस डायलॉग्स तो हैं ही कि जा मैं नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे, इस तरह का, या हमारी कहानी लिखी हुई है. आई थिंक, लेकिन जब ये मैं जो लिख रहा था ना, मैं आपको कुछ और एक बात बताता हूँ. Yes, sir, please. ये जो हमारी कहानी लिखी हुई है और जा मैं नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे लिखते हुए ना, मैं लिख के इसको काट रहा था बार बार. मुझे लगा था बहुत फिल्मी हो रहा है. क्या बात. और खास करके वो है ना कि जा अब नहीं आता, जो इंटरवल में जो लड़का बोलता है, ठीक है लैला चल एक बार फिर छोड़ा तुझे, जा अब नहीं आता अब तू ही ढूंढ मुझे. ये जो राइमिंग है ना, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा था. मैंने बहुत कोशिश की इसको अपना दिमाग लगा के तोड़ने की, इसको थोड़ा रीफ्रेज करूं, बिकॉज ये ना बड़ा बचकाना लग रहा है, ये थोड़ा स्टूपिड साउंड कर रहा है या करेगा, वो डर रहता है.
बट मैं उसको तोड़ के बेटर नहीं कर पाया। अल्टीमेटली मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने बोला कि अब जैसा है, जैसा मेरे को नेचुरली आ रहा है ना, वैसे ही रहने देते हैं। लेट्स नॉट ट्राई टू मेक इट बेटर। And that has become one of the most talked about dialogues in the film. Indeed. So there are so many things that I have enjoyed while writing, many lines, इब्बन का कैरेक्टर मेरा फेवरेट रहा है फिल्म में। अविनाश को बड़ा प्रॉब्लम रहता था इससे कि इब्बन क्यों, मैं क्यों नहीं। उसके बहुत सारे लाइंस जो कट भी गई हैं, बहुत सारी चीजें। वो एक है कि वो जब शराब पी के अपने घर आता है सेकंड हाफ में, आप लोगों ने तो मेरे बिना ही शुरू कर दिया। दामाद उस घर का, जंगे लड़ता हूँ आप लोगों के लिए, इतने रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता हूँ। ये सब मुझे बहुत मजा आया लिखने में। सर, अगर लैला को वहां पे इनकी वजह से वहां बिट्रायल नहीं मिलता इस कहानी में, क्या फिर लैला मजनू होता वहां पे, या उसकी शादी हो जाती? जस्ट एक रैंडम थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में। शादी हो जाती तो ये कहानी नहीं होती। अब जो मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसमें फिर क्या रहता है? फिर मजनू होता क्या? नहीं, मजनू इसलिए है मजनू क्योंकि उसको नहीं मिली लैला इस दुनिया में। मिल जाती तो फिर ये कहानी नहीं होती है। आई गेस कितने 1200 साल पुरानी कहानी है ये, अरेबिया के डेजर्ट्स की। तो कहते हैं कि ऐसा था एक आदमी जो मजनू बन गया था, कैस, और एक थी लैला। और लैला के बारे में है कि शायद वो सबसे खूबसूरत उतनी नहीं थी जितना हमने दिखाई है फिल्म में। राइट सर, जैसे कहते हैं ना कि एक फिल्म का डायलॉग भी है इनफैक्ट कि जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते होंगे उसे आप हर हाल में खूबसूरत पाते हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना? तो वही कहते हैं कि कैस को पूछते थे कि आपने लैला में क्या देखा, तो अगेन वही है कि एक आपका दिमाग है और एक आपका दिल है। बट एक बार, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला, कोई कोई सही गलत नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। आपको किसी में अपना घर दिख जाता है ना, तो आई थिंक वही होता है घर। और घर चाहे जितना भी लॉजिकल हो, होटल चाहे जितना भी कंफर्टेबल हो, मगर घर होता है। और किसी के साथ अगर वो फीलिंग आ जाती है ना, तो बहुत ही अब प्राइसलेस होता है वो। उसको होम इज अ पर्सन सर। होम इज अ पर्सन, यस। होम इज अ पर्सन इन योर लाइफ। सबके जिंदगी में होता है। तो अगर अभी के टाइम पर सर वो होम मिले ना किसी इंसान को, तो व्हाट डू यू थिंक इज द वे आउट सर? अगर वो होम नहीं मिले होमलेस इंसान बन जाता है क्या? पेशेंट रहिए, तलाशते रहिए। राइट। आपकी जिंदगी में जितने स्ट्रगल्स होंगे, आपकी कहानी उतनी इंटरेस्टिंग होगी। You have to just live long enough for your story to be more interesting. Exactly sir. So लेते रहिए जो दे रहा है। ये टेम्पररी है ना जिंदगी। हाँ। कितनी लंबी होती है हमारी आम जिंदगी? 70 साल 80 साल अगर लकी रहे तो हम, है ना? तो उतना क्या है यार, झेल लीजिए ना। टेक वॉट एवर इज थ्रोन एट यू, कोई बात नहीं है। ये तो खत्म होना ही है ना एक दिन, तो ये तो होगा ही ना। तो अभी जो है चल रहा है, कोई आपको परेशानी है, मेक इट पार्ट ऑफ इट, एंजॉय इट, ट्राई टू एंजॉय इट ऑल्सो। एंड आई एम रियली, मतलब आई ट्राई टू फॉलो इट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। आई एम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आई हैव बीन थ्रू मेनी हार्डशिप्स लाइक एवरीबॉडी, as in all kinds of like relationships. Let's talk about one relationship sir. Yeah, tell me. सर आप बता दीजिए क्या हुआ था एग्जैक्टली? हार्ट ब्रेक्स तो अल्टीमेटली जिस लड़की से मेरी शादी हुई आपकी कश्मीरी से, मुझे तो शादी के दिन भी लग रहा था कि वो नहीं करेगी मुझसे शादी। तो बहुत ही सस्पेंस था, मैं बहुत सस्पिशियस था। लैला वाली वाइब। हाँ, कि वो भाग जाएगी वो। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो करके फिर हम इस पोजीशन में आए कि हमने शादी की है। तो इस तरह से बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। उनके साथ भी ऐसा रहा कि शायद ये नहीं होगा, नहीं चलेगा, कि खत्म हो गया, लेकिन फिर आ गए वापस। तो व्हेन देयर आर थिंग्स व्हिच आर मेंट टू बी, वो मिल जाता है आपको। यू जस्ट हैव टू सरेंडर। अब उसको ज्यादा प्लान कीजिएगा ना तो हाथ से निकल जाएगा। आई फील द सेम अबाउट मनी ऑल्सो।
एंड बार बार ये जिंदगी में, सबके जिंदगी में मनी इज ऑल्सो ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम. Yeah. आई हैव जितना भी मैंने कोशिश की है पैसे कमाने की ना, मेरे से पैसे उतने दूर भागे हैं. जब मैंने सरेंडर कर दिया, नहीं सोचा ना पैसे के बारे में, तो आ गए पैसे. इस तरह से चलता है जिंदगी. Yeah. बच्चों का स्कूल भी चल जाता है, खाना पीना भी चल जाता है, घर का रेंट भी चल जाता है, हो जाता है यार. The world is programmed. Yeah, you just have to just keep floating यार, keep floating. It's a river, just keep floating. मतलब एक कहानी लिखी हुई है, इसको लिखना नहीं है खुद सर. आपको कितना आपको सोचना, आपको बिना दिमाग लगा के एग्जीक्यूट करना है अपनी लाइफ को by him sir. और अगर आप ये बात मानते हो सच में, सच तो में फिर क्यों इतना ज्यादा परेशान होते हो, क्यों सोचते हो? Right sir. छोड़ दो ना उस पे. Yeah. It's programmed. Right sir. मैं बड़े बड़े फेथ वाले लोगों को जो बड़े पूजा और नमाज करते हैं ना, मुझे ये उनसे प्रॉब्लम है कि आप इतना कंट्रोल क्यों करने की कोशिश करते हो चीजों को. आप अगर सच में बिलीवर हो ना, तो आप उतना ही खुला छोड़ोगे दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी. क्योंकि आपको सच में ट्रस्ट है, कि मुझे कोई खुदा, कोई भगवान, ईश्वर देख रहा है. अगर आप उसमें, वो चोर की दाढ़ी में तिनका लगता है कि जब अब एक इंसान ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है रिलीजन के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, तो फिर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो बंदगी नहीं है. फिर दुनियादारी में ही फंसे हो. या शायद वो एक सीन में भी हो रहा है सर. लैला मजनू का एक सीन भी वैसा है, जब कैस आता है, जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं. सर उस सीन को आप यहाँ डिक्रिप्ट कैसा कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. एग्जैक्टली क्या है वो सीन? आई थिंक यही कहानी है वो यही है ना. यही कहानी है तो वो. दुनिया को आप दिखाने के लिए कर रहे हो आप. हाँ, वो एक नमाज पढ़ रहे होते हैं वो सीन में वो. तो ये भी सामने से गुजर जाता है, ये भी और उसको जो है, पत्थर ये मारता कोई है. मेरी क्रिएशन है नहीं वो सीन. राइट. ये हमेशा का एक किस्सा रहा है लैला मजनू का. इसको लिखा भी मुसलमानों ने है, अरब के. मैंने जो किसी तकरीर में जो सुना, किसी मौलाना की तकरीर में, पाकिस्तानी मौलाना थे वो, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं लोग? आज से 1200 साल तक ये कहानी क्यों लोग दोहरा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या है जो सोसाइटी में आज तक वैसे ही है, जो उस टाइम भी होता था और आज भी होता है, कि 4 लोग जो हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए चौक में नमाज पढ़ रहे हैं, और उनका ध्यान जो है वो खुदा पे नहीं, इबादत में नहीं, वो है कि सामने कौन जा रहा है. राइट. और मतलब इट इज सच अ, मतलब जब कैस मुड़ के बोलता है कि भाई ठीक है, मैं कहीं और था, मैं नहीं देखा, आप कैसे देख लिया, आप भी तो कहीं और थे, है ना. मैं अपनी माशूका से बात कर एक्चुअली रहा उसका था. क्या जवाब है? वही है सर. एक्चुअली क्या जवाब है? तो दैट इज व्हाट दे से ना, दैट जवाब वही है कि आप भी प्यार में है, आप करो ना प्यार, मैं भी तो कर रहा हूँ. क्योंकि दोनों का रास्ता वही है, मोहब्बत ही है जो आपको खुदा से हो, या पत्थर से हो, या लैला से हो, पत्थर के थ्रू या किसी लैला के थ्रू, वहीं पर मिलता है. हुक्कुस बुक्कुस जो गाना है, वो उसका भी वही सार है जो ललित ने लिखा था. सेम बात सब कोई कह रहे हैं, अलग अलग तरह से कहते हैं, समझने वाले बहुत कम है. अलग अलग है, समझने वाले बहुत कम है. आपको दुनिया के मसलों में टाइम बस अपना वेस्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा उठ के देखिए, ये बहुत ही सिंपल चीज है हमको लगता है, और जो सबसे सिंपल चीजें सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती हैं किसी को समझाने में या अपने पे इम्प्लीमेंट करने में, आई फील. राइट सर. सर लैला मजनू कास्टिंग कैसे शुरू हुई थी? तो मुझे हमेशा से था कि कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स को नहीं लेना है, बिकॉज मैं चाहता था कि लैला और मजनू ही फिल्म के हीरो हीरोइन रहे. तो खोजना हमने शुरू किया, मुझे लगा कि कैस मिल जाएगा इजीली, मजनू नहीं मिलेगा, तो मजनू को ढूंढना शुरू किया, और लगा लैला तो बहुत ही इजी हो जाएगी, बिकॉज तो एक टिपिकल सी लड़की है, अच्छी थोड़ी बहुत एक्टर हो तो अच्छी बात हो जाएगी. हमें हुआ कि अविनाश शुरुआत में मिल गया, और जब आपको कुछ चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है तो फिर आप उसको इतना वैल्यू नहीं करते. तो 2.5-3 साल अविनाश को हमने लटका के रखा. 3 साल? क्या हुआ जी? 2.5 से 3 साल, और बहुत सारे लड़कों को देखा हमने, बहुत ऑडिशंस किए, बहुत स्कैनिंग किया, पर अल्टीमेटली ये हो गया कि अविनाश जो हमें पहले राउंड में मिल गया था, उसको बीट करने वाला कोई आया नहीं. तो अल्टीमेटली लगा कि अगेन दिमाग को छोड़ के दिल की सुनते हैं,
और इसी के साथ जाते हैं जिसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रही है। और लैला की कास्टिंग जो रही वो जब मुझे लगता था बड़ी आसानी से मिल जाएगी, बट वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लग गया हमें, क्योंकि एक लड़की जो कि दिखने में अच्छी हो और एक्टिंग का थोड़ा सा क्राफ्ट और टैलेंट हो, फ्रेश भी हो, कश्मीरी भी लगे, वो फिर अल्टीमेटली बहुत मुश्किल हो गया। बहुत सारी लड़कियां हमने देखी, टेस्ट की, पर बात ही नहीं बनती थी किसी में। और उसके बाद तृप्ति की ये कहानी रही है कि वो दिल्ली में उसने ऑडिशन दिया था इस फिल्म का और रिजेक्ट हो गई थी। फिर वो बम्बई आ गई थी, 6 महीने हुए थे, दोस्त के साथ वो गई थी, अपने किसी दोस्त को ऑडिशन देना था। तो उस टाइम तक उसने कुछ वेट लूज किया था, तो उसको बोला गया तुम भी करो, तो उसने कहा कि मैं तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पर उसको बोला वापस से कर लो। एंड फिर वो जब ऑडिशन आया तो इमीडिएटली कुछ दिखा उसमें। क्या बात। फिर उसको बुलाया गया ऑडिशन पे, मैंने उसका ऑडिशन लिया खुद से। मुझे लगा कि यार ये लड़की तो करेक्ट लग रही है। और 6 महीना उसको हुआ था बम्बई आके, और उसको 7वें महीने में एक फिल्म की हीरोइन बन गई वो। क्या बात सर उनकी केमिस्ट्री जो सेट पे थी लैला और मजनू की, अब नाम उनका नहीं लेंगे, अब आई थिंक ये बहुत इन ए वे ना डिग्निफाइड लगता है जब आप उनको लैला या मजनू ही कहते हैं। जी। सो उनकी केमिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई ऑन सेट विद टाइम? उसके पहले ही हमारे वर्कशॉप एक्सेट्रा में उनकी दोस्ती हो गई। हम तीनों की अच्छी दोस्ती होगी, बल्कि और भी हमारे एक्टर्स हैं, इब्बन, ये वो सब हमारी काफ़ी बॉन्डिंग हो गई। हम लोग साथ में सीन्स करते थे। तो बाय द टाइम जब यहाँ आके शूट करने लगे हम, तो अच्छे दोस्त हैं, तो हम ऑलरेडी एक दूसरे को काफ़ी पर्सनल हद तक जान चुके थे। तो काफ़ी फिर इजी हो गया था। सर कुछ ऐसा सीन जो फिल्म में आपको लगा अविनाश के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कोई ऐसा सीन? हाँ, वो एक छोटा सा सीन है जो ब्लिंक एंड मिस है, जिसमें वो ना एक फोन का एक सीरीज है फर्स्ट हाफ में, कि वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि तुम्हारे घर वाले मानेंगे कि नहीं, ये वो फलाना, और तुम पागल हो। और उसमें एक है जिसमें उसको बोलना है कि मैं क्या तुम्हें पागल 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 लगता हूँ, ऐसा फोन पे वो ये पागल 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 हुआ ही नहीं उससे। अब वो बोलता है कि मैं क्या तुझे पागल 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 लगता हूँ। तो वो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट था। मुझे था कि इतना अच्छा एक्टर है साला, और ये इतनी छोटी सी चीज नहीं कर पा रहा है। बड़ा हमारा झगड़ा हुआ उस पर भी, कि इतने अपने आप को अच्छा एक्टर कहते हो, ये एक वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं कर पा रहे हो। बट अविनाश इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई वर्कड विद, मतलब फिनोमिनल है। एंड हमको लगता है कि हाँ, लैला मजनू जरूर उसके टैलेंट को शोकेस किया है, मगर वो उससे भी बड़ा जानवर है। वो और भी चीजें करेगा लाइफ में जो आपको चौंकाएंगी। उसमें है बात। सर लैला की बात करेंगे, उनके लिए कौन सा डिफिकल्ट सीन था? सो लैला का मुझे लग रहा था कि उसके साथ मुझे बहुत तृप्ति के साथ दिक्कत होने वाली है, बिकॉज एकदम ही फ्रेश ऑफ द बोट थी वो। और मुझे लगा कि जो नॉर्मल सीन्स हैं इधर उधर फर्स्ट हाफ के, वो तो ठीक है, बट जो सेकेंड हाफ की इंटेंसिटी है, इतनी यंग लड़की कैसे समझ पाएगी, कैसे कर पाएगी। मगर कुछ एक आध सीन्स को शूट करने में मेरे एक्चुअली रोंगटे खड़े हो गए। एक था वो इंटरवल सीन जिसमें वो कैस को बोलती है कि तू पागल है कैस, बट कुछ नहीं है पहाड़ों के पीछे, वो रोती है। और एक है जिसमें वो सेकंड हाफ में अपने हस्बैंड इब्बन को डांटती है, गाली बकती है, सड़क का कचड़ा है तू, ऐसा। तो वो दोनों में मुझे उसमें दिखा कि मैंने जिस लड़की को कास्ट किया है वो एक्चुअली उससे बेटर निकली जो मैं सोचा था। क्या बात। ये 2 सीन्स में मुझे एक्चुअली शॉक कर दिया उसने, कि इसमें है एक्चुअली, मैं तो इससे कम में चला लेता। बट ये तो भारी है, ज्यादा भारी है, तो बड़ी है, और इसकी तो पहली फिल्म है, तो आगे और कुछ क्या करेगी।
तो ये सब उसको बहुत हमने कोशिश किया था कहने का। और तृप्ति जो है ना, वो सुपर इंटेलिजेंट है। वो ना मतलब मोहल्ले को बेच आएगी, उनको पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत इंटेलिजेंट और तेज लड़की है वो। Indeed, sir. वो लेकिन क्या है ना, वो बड़ा डम बनती है, मुस्कुरा ऐसे ऐसी रहती है वो। आप उसको कुछ बता रहे हो तो उसको आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी कि उसको समझ में आ गई बात। हाँ मगर जब परफॉर्म करने उतरती थी ना, तो फिर शॉक कर देती थी। सर, कुछ क्रेजी बीट या सीन्स थे क्या बिहाइंड द सीन, जो कुछ क्रेजी विद तृप्ति एंड अविनाश? तो काफी सारे रहे हैं जहाँ हाई लेवल की मस्ती या कुछ क्रेजी सी चीजें हुए हो। सबसे क्रेजी था हमारा फर्स्ट डे टेस्ट शूट। हम दाची गांव में जाकर के कैमरा टेस्ट कर रहे थे, तो हम अविनाश और तृप्ति को भी ले गए और एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई मजनू सीक्वेंस एक्सप्लोर कर रहे थे। और उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई कुछ प्लान नहीं था, बस हमको एक्सप्लोर करना था, एंजॉय करना था कैमरे के साथ। तो उसमें एक था कि वन ऑफ द थिंग्स जो हमारे दिमाग में रहा है कि दरवेश लोगों का जो घूमते हैं ना ख्याल में, तो वो अविनाश को हमने कराना शुरू किया। और फिर पहन के घूम रहा है मोर लाइक हाफिज वाली वाइब। करेक्ट। वो जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट। और घूमते घूमते उसको आने लगा चक्कर। मैंने बोला लेकिन घूमते रहो। फिर बोला कि नहीं हो रहा है करता रहा। फिर उसको हो गई उल्टी। अब वो घूमते घूमते उल्टी कर रहा है। फिर उल्टी करते हुए गिर गया। कैमरा रोल हमने बंद नहीं किया, वो उल्टी कर रहा है, बोल रहे हैं स्टिल रोलिंग। फिर वो उठा और उसकी उल्टी उल्टी लगी हुई और वो फिर उठ के घूमने लगा। और उस दिन उसको उसने चूटी वूटी खाई है पत्थर को हटा के। एक कि भाई अब भालू जैसा आप अपने आप को सोचो कि आप एक जानवर हो, भालू हो। भालू क्या करता है, पत्थर से चूटी उठा के, पत्थर हटा के चूटी यहाँ खाता है। उस तरह से वो बहुत सारी उस तरह की चीजें हुई बिटवीन अविनाश एंड बिटवीन लैला एंड मजनू। वो दिन बहुत ही क्रेजी दिन था हमारा। कुछ लैला का कोई ऐसा क्रेजी सा सीन तृप्ति का? काफी कुछ है बट एक बहुत कुछ है। वो एक्चुअली क्या है ना कि इतने साल हो गए ना, हाँ, तो याद भी नहीं आता उतना सब्जेक्टिवली। राइट सर। बट अनिमे सर, एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज पर्सनल क्वेश्चन। चलो वो नहीं पूछता हूँ मैं अब। मैं ये हाँ वो भी पूछूंगा सर। कोई सवाल आज रहेगा नहीं बाय द वे। जो एक कहानी है, इस कहानी में म्यूजिक का ना एलिमेंट जो है इन जनरल बहुत ही क्रेजी है। मैंने इसे क्रेजी आई मीन बहुत ही इंटेंस भी, डिवाइन भी, डार्क भी, एंड हमें वो लगता है लाइट, जो कि है ही नहीं वो। कितना इंपॉर्टेंट था म्यूजिक इस कहानी में टू टेल दिस स्टोरी? सो म्यूजिक और लिरिक्स से आप वो बातें कह सकते हो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, जो आप डायलॉग में डालने की या सीन में डालने की कोशिश करोगे तो आपकी फिल्म बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो वो जो एक्स्ट्रा है ना, जो माहौल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और लिरिक्स ही उसको पूरा कर सकता है। आई फील फिल्म मेकिंग इज 50%, मतलब राइटिंग टू एग्जीक्यूशन। म्यूजिक एंड लिरिक्स इज द अदर 50%। वो आपको एक एक्स फैक्टर देता है। और कहीं ना कहीं एज अ मेटाफर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें वो आपको रिकॉल कराएगा। आप हमेशा जरूरी नहीं है कि आप कोई सीन्स या डायलॉग्स ही रिकॉल करोगे। म्यूजिक से आप रिकॉल करते हो, गाना सुनते हो, आप कुछ सीन्स याद कर लेते हो। वो आपका ना मतलब लाइफ स्पैन बढ़ाता है फिल्म का। एक तो फिल्म को नेचुरली प्रमोट भी करता है ऑब्वियसली। अब गाने अच्छे लगते हैं तो शायद आप फिल्म देखने आ जाओ। फिर फिल्म देखने के बाद वो गाने लेके जब आप जाते हो ना, फिर वो आपकी फिल्म की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। एग्जैक्टली सर। तो सर म्यूजिक जो है सर, आपका फेवरेट गाना कौन है पूरे फिल्म में? मेरे ट्रेडिशनली 2 फेवरेट गाने रहे हैं। एक है ओ मेरी लैला रेडियो वर्जन, और आहिस्ता। क्या बात है। हाउ वाज योर रिएक्शन सर जब आपने सुना कि तुम नजर में रहो? रिएक्शन क्या था आपका? उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता है यार। मतलब आप लिरिक्स आती हैं, फिर आप उसको पढ़ते हो, फिर काफी टाइम लगता है उसको समझने में, फिर आप उसको विजुअलाइज करते हो। आप इतने सब्जेक्टिव रहते हो कि वो बैक सीट लेके उसको एंजॉय करना, उस गाने को ना भूल जाते हो। क्या बात। फिर वो कई सालों के बाद आपको मौका मिलता है, जब सब आपके सिस्टम से बाहर हो जाता है ना, तब लगता है कि अच्छा तुम नजर में रहो, खबर किसी को ना हो। वो एक फिर समझ में आता है कि अच्छा उसका क्या माहौल है।
राइट सर। बट उसके पहले तो क्या होता है कि दिमाग में अच्छा तुम नजर में रहो, अच्छा इसका क्या शॉट होना चाहिए, खबर किसी को ना हो, अच्छा कोई और भी लोग होने चाहिए कि जो जिनको पता नहीं है। तब यार मोर लाइक टेक्निकल और प्रैक्टिकल कि ये सब करना है, ये सब नहीं बिल्कुल करना है, बिल्कुल right? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो सर हाफिज गाने की बात करेंगे सर। हम्म, वो शूट करना कुछ आसान काम तो है ही नहीं, पहली बात। एंड सोचना तो बिल्कुल वो तो दुनिया से बाहर ही है। जी। हाउ डू यू सी दैट सॉन्ग सर? सो वो गाना है जिसके जो एक डिवाइस है आपको ये कन्विंस करने का कि वो बंदा प्यार में पागल हो जाता है, वो सबसे बड़ा फ्लॉ या फिर कह लीजिए एक डर की बात थी मेरे लिए इसके स्क्रिप्टिंग के टाइम पे। बिकॉज जिस भी प्रोड्यूसर को या जिस भी एक्टर को मैंने ये सुनाया है, ये हमेशा कोई कन्विंस नहीं होता था इसमें, राइट। कि बिकॉज उसमें कुछ आप गाने में आप कितना लिख सकते हैं, वो तो आपको शूट करके एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं आप। अब Right, मेरे sir. दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं उसको कैसे लिखूं और आपको कैसे कन्विंस कर लूं कि ये और होगा। ये हो जाएगा। राइट सर। लेकिन एक ब्रॉडली आप उसको फिर भी आप एक कहानी बना सकते हो कि धीरे 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 ये बंदा पागल हो गया है ना, बट उसका जो एग्जीक्यूशन है वो तो आपके लोकेशन पे जा करके आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे Right, उसको sir. ना। बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिकली आई हैं। तो ये हमेशा बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने ना बोला इस फिल्म को, क्योंकि उनको वो चीज समझ में नहीं आती थी कि ये क्या है जो आपके यहाँ चल रही थी, जो चल रहा था दिमाग में, और जिस तरह से सोच रहा था कि इस तरह से होगा। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए फिल्म में हमेशा यही रही है, बिकॉज यही मुझे लगता था फिल्म का मेक और ब्रेक है, और यही लगता था कि शायद मेरा माहौल उड़ सकता है। राइट सर। या मैं किसी तरह अपने आप को बचा लूं, मैं किसी तरह शील्ड कर लूं अपने आप को एम्बैरस होने से, तो इसको किसी तरह पुख्ता करना है। तो रिजेक्शंस के वजह से आई फील उतना पावरफुल हुआ है, बिकॉज आई kept wanting to answer every question and ease off every doubt that anybody had. एंड फिर उसके बाद जब ये सिचुएशन के बारे में मैंने नीलाद्री जी को बताया, तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत एक 15 मिनट का एक लंबा सा पीस बनाया था म्यूजिक का, और वो उसका एक अलग ही बिगनिंग है, फिर वो होते होते फिर कुछ और बन जाता है, फिर वो ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल ऑपरेटिक 15 मिनट का। उसमें से कट के 2 गाने निकले, एक रहा हुआ आहिस्ता और एक हुआ हाफिज हाफिज। क्योंकि वो आहिस्ता से बिगिन करके वो मूड के खिलाड़ी हैं, मूड को लेके चलते हैं। उन्होंने वो सब समझा जो पेपर में उनको नहीं बता पा रहा था, तो वो लेकिन उन्होंने वो मूड समझ लिया, एंड वो धीरे से वो आहिस्ता आहिस्ता के इसमें करते हुए घूमते घूमते म्यूजिक चेंज होकर के एक एनिमल खड़ा हो जाता है हाफिज का। तो दैट वाज द जर्नी ऑफ हाफिज। कहीं ना कहीं मेरी नजर में, मैं गलत हो सकता हूँ इंडीड, सो आपका विजन अलग है, कहीं ना कहीं मुझे वो रॉक स्टार वाली वाइब भी आ रही थी दिमाग में, कहीं ना वो पागलपन भी कहानी हुई जी, दोनों चीजें उसमें इनमें ब्लेंड थी। और आई सी हाफिज एज क्लाइमैक्स मेरे लिए पर्सनल लेवल पे उस पूरी फिल्म का। हाउ डू यू से इट इज द क्लाइमैक्स। उसके बाद तो एंडिंग है, बट वो जो पूरा आप जिस चीज के लिए आप बिल्डअप कर रहे हो कि प्यार में पागल, वो तो वही उसी का क्लाइमैक्स है। तो उसके बाद है कि आप फिर उसके बाद जल्द से जल्द अपनी फिल्म को रैप कीजिए और निकलिए बाहर, बट क्लाइमैक्स वही है। सर व्हाट गिव्स यू होप इन लाइफ? What is? What gives you hope in It life? gives you hope in life. Yes, it gives you hope in life. Yeah. Surrendering gives you hope in life. Hopelessness sometimes gives you hope in life. उम्मीद और ना उम्मीद में फिर यहाँ फर्क क्या रहता है? दोनों की बियॉन्ड की बात हो जाती है फिर वो होता है कि देख लेंगे if it is meant to be. सर वही बीइंग प्रोग्राम्ड वाली बात। नहीं मिलना है ना मिले देख लेंगे, मिल जाएगा देख लेंगे, बट हम रहेंगे जिंदा और हम देखेंगे। सर व्हाट कीप्स यू अलाइव? I think relationships, number one. Yeah. What I have got from my parents, from my brothers, from my family, from my brother's kids,
to eventually my kids, my wife, and her family, and my cousins and everybody. I think सबसे मेन बहाना जिंदगी जीने का तो आपके रिश्ते होते हैं, फिर थोड़े से आपके एम्बिशंस होते हैं, और इसी में आप बिजी हो जाते हो, जिंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है. तो दैट कीप्स यू बिजी. राइट सर. जिंदा दिल हम कहते हैं ना सर कभी अल्फाज, बट ये जस्ट एक लफ्ज ही नहीं है. आपके लिए जिंदा दिल कौन सा इंसान है? मेरे ससुर साहब एक्चुअली मरहूम. मैं ऐसे आदमी को मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, इस तरह के कैरेक्टर्स को जो थे. उनसे ज्यादा जिंदा दिल इंसान मैंने नहीं देखा है. बिलाल अमीन नाम था उनका. क्या बात. वो मतलब क्रेजी लेवल के जिंदा दिल इंसान थे. इलॉजिकल, एक्चुअली मजनू लेवल का आदमी वही था. इलॉजिकली जो इलॉजिकल और इलॉजिकल मोहब्बत, स्ट्रेंजर से मोहब्बत, सबके लिए कुर्बान होते रहना, हर आदमी के लिए हर चीज करते रहना, ऑल गिविंग एंड ओनली गिविंग. एंड उनको मैं कहता था कि आप क्यों इतना लुटाते हो दूसरों पे, अनजान लोगों पे. बोलते थे कि मुझे अल्लाह देता है क्योंकि मैं दूसरों को देता हूँ, नहीं तो मुझे वो भी देना बंद कर देगा. बहुत ही पागल आदमी था वो, बहुत ही इंस्पायरिंग. तो जिंदा दिल एक्चुअली. और फिर यू नो वी लॉस्ट हिम a few years back to cancer. But till the last day of his life ना बंदे ने अपने हिसाब से अपने रूल्स पे जिया जिंदगी, अपने हिसाब से जिया. जो करना था किया, नहीं करना था नहीं किया. सर जब हम अभी के टाइम पे कहते हैं ना किसको ये पागल है, मुझे लगता है कि पागल कहना अभी के टाइम पे कॉम्प्लीमेंट है. हाँ, क्योंकि वो आता है जुनून से ना. राइट सर. एक्चुअली मजनू का मतलब क्या है? जो जुनून में है, मजनून. तो अब उसको आप कहते हो पागल है, पागल है, पागल है, आपने इजी बना दिया है. बट एक जुनूनी बंदा है वो, उसके मतलब दिमाग पे उसका खून हावी है ना. तो वो जुनूनी हरकतें करेगा, वो जिंदा है वो, यू नो. आप शायद मर गए हो, सोसाइटी और रूल्स के तहत दब के आपकी मौत हो गई है, बट वो जुनूनी है, वो घूम रहा है. हाँ, वो जानवर है साला. तो आप उसको पागल कह लीजिए, आप अपने आप को बेटर फील करने के लिए. बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. मगर उसको कोई शिकायत नहीं है. उसको आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप कितने लकी हो, कि आप इतने बिनाइन हो और दबे हुए हो, मायूस जिंदगी जी रहे हो. वो खुला है. राइट सर. मस्त है. सर आपको क्या लगता है एक इंसान की मौत कब होती है? वो डेड कब होता है वो कोई इंसान? जब वो कोशिश करना छोड़ देता है, आई फील. जब वो कुछ नया करना छोड़ देता है, जब वो हालात से समझौता कर लेता है, जब वो ग्रो अप और मैच्योर हो जाता है, कि अब मुझे ऐसे रहना है. जब आपने एक बात मुझे बहुत क्लियरली लगती है कि जब आपने ऐसा अपने आप को समझा दिया ना कि अब मुझे ऐसे ही जीना है, ये अब मेरे आई एम सपोज टू बी लाइक दिस, आई थिंक वहां आप खत्म हो जाते हो. यू आर डेड. यू आर नॉट सपोज टू बी एनीथिंग. Every day you're supposed to do only one thing: learn from the day that you spent, in order to make yourself better to face the day that is coming the next. That is all that you can do or you should do, I feel. कभी अपने आप को मत सोचिए कि हम समझ गए हैं अब क्या है, मुझे सब पता चल गया है. आपको घंटा कभी नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा. आज तक पूरी सिविलाइजेशन में ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को आंसर नहीं किया है. आप अपने आप को उनसे भी बड़ा मत समझिए कि यू नो आप खुदा ही हैं. आप हम्बल रहिए, सीखते रहिए, अपने बच्चों से सीखिए, अपने परपोतों से सीखिए, अपने माँ बाप से सीखिए, दोस्तों से सीखते रहिए, जिंदगी से सीखिए, सीखते रहिए. और अपने आप को हमेशा दायरों में बांध के मत रखिए. बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोसाइटी में रहने के लिए हमको दायरे में रहना होता है. अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, मगर जरूरी नहीं है कि आपके ख्यालात भी उस बोझ के तले दबे. ख्याल तो फ्री हो सकते हैं ना. एग्जैक्टली. सही और गलत जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, उस पे आपका हक है. राइट. आप कितना आपको सोसाइटी अलाउ करती है, आप उतना करिए, नहीं करती है मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए दूसरों की, बट ख्याल फ्री रखिए. एग्जैक्टली. लैला मजनू या रॉक स्टार आपके लिए पर्सनल लेवल पे, एज एन ऑडियंस? कैसे बोलूं? एज एन ऑडियंस. एज एन ऑडियंस
नहीं, आई कांट से, मतलब डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आर्ट बट ये वाइज सब में से मैं बोल सकता हूँ मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी कौन है, सी है सर? हाईवे। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था ये। नहीं, ऑनेस्ट यही है, मैं अगर शायद ऑनेस्टली डिप्लोमेटिक हूँ। मुझे सबसे अच्छी फिल्म उनकी हाईवे लगती है। आप में से रॉकस्टार जैसी मैडनेस है क्या? नहीं, सब में होती है और सब में नहीं भी होती मैं है। आपकी बात कर रहा हूँ। कभी कभी तो फील किया है मैंने, ओ है ना, और वो होता है कि चाह होती है वो मैडनेस को जीने की, या अब जी नहीं पाते हो, अलाउ नहीं करती है जिंदगी आपको। पर जब आप फिर किसी और को वो पागलपन किसी और में देखते हो तो आपको, आप समझ जाते हो, क्लिक कर जाता क्लिक है। कर जाता है, स्पार्क मिल जाता ये है। मुझे पता था, ये मेरे भाई हमेशा बोलते थे कि जो लोग बहुत सेंसिबल हैं और जो सब तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, उनको लैला मजनू नहीं पसंद आएगी। और जो लोग थोड़े से क्रेजी हैं, जिनको समाज में बोला जाता है कि तुम थोड़े इडियट हो, पागल हो, पागल हटके हो, या उन्हीं को समझ में आएगी ये फिल्म। और आई एम वेरी हैप्पी दैट ज्यादातर लोग जो है ना वो इडियट और पागल और पागल क्रेजी और क्रैक पागल ही ही हैं, है। वो सब में एक एलिमेंट है। राइट और सर। इसीलिए अच्छे अच्छे लोगों को, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को ये फिल्म जिनको भी अच्छी लगी है, वो इसलिए लगी है क्योंकि उन सब में वो कहीं ना स्पार्क कहीं है। एक स्पार्क, एक पागलपन छुपा हुआ है, जिससे उन्होंने इमिजिएटली कनेक्ट किया, क्या क्योंकि हम सब में वो चीज़ है। एग्जैक्टली सर। जो रॉकस्टार वाली वाइब है इम्तियाज सर में है वो क्या, जो आपको एज अ ब्रदर दिखती है कभी कभी? इम्तियाज सर में मैं सूफीज़्म बहुत है, या एंड उसके वजह से वो जो भी एक्सप्लोर करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, उनके जो कैरेक्टर्स के थ्रू, या आपको बहुत सारे उसके मैनिफेस्टेशंस दिखेंगे। मगर उसका जो कोर बुनियाद जो है वो है उनके मिस्टिसिज्म और सूफीज्म की तरफ इंटरेस्ट। तो इसके थ्रू फिर बहुत सारे चीजें एक्सप्लोर हो रही चीज हो है। जाती हैं। रूट्स वो है, फिर पत्ते झाड़ियां अलग होती हैं। हाँ, इवन फ्रूट्स एज वेल। इवन फ्रूट्स पर फ्लूट्स, फ्रूट्स आते हैं फिर उसी पेड़ पे, जब हाँ रूट स्ट्रांग हो फ्रूट्स, हाँ करेक्ट फ्रूट्स आ करेक्ट, जाते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उसकी रूट्स वो हैं। अब जो फल आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, ब्रांचेस आ रहे हैं, वो उसके बारे में बहुत बातें हो सकती हैं कि वो जॉर्डन क्या है और महावीर वो भाटी या क्या है और उसकी क्या मैनिफेस्टेशंस हुई हैं। बट रूट वो है, सीख कर रहा है सीख कर रहा है। बंदा कुछ एक्स्ट्रा। आई थिंक ये सिमिलर चीजें लैला मजनू में भी है और रॉकस्टार में भी है। जी बोथ आर सीकिंग। जी, कितना एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट लाइफ में यूज सीकिंग थिंग्स। हाँ, बिकॉज उसके बाद बिकॉज इट हैज बिन हिज विजन ना, या कि इस तरह से हम लोग लैला मजनू बनाएंगे। या लाइफ जिए, जैसा मैं अभी समझ पा रहा हूँ सर। या करेक्ट, या इट इज अबाउट एक्सप्लोरिंग द अननोन ना। या जो नोन है उसमें क्या मजा है, वो तो सबको पता है। बट एज अगेन लाइक फिल्म मेकर्स, आप यूनिकनेस ढूंढते हो, कुछ नया तलाशने की सब्जेक्ट कोशिश ढूंढते करते हो। हैं। राइट सर। तो इट इज अबाउट एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी। राइट सर। सो कितना इम्पोर्टेंट है टू सीक समथिंग इन लाइफ। दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स यू गोइंग, अदरवाइज यू आर डेड। If you're not looking for tomorrow, if you're not looking for a better job, if you're not looking for a better school for your kids, if you're not looking for a better house, then you're dead ना। मतलब फिर आप और आपके और पत्थर के बीच में क्या फर्क है? तो it is only about seeking. या So sometimes, most of the times we seek material things, but sometimes even the most materialistic people, कुछ कभी कोई कवाली, कोई गजल, कोई भजन सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता चलता है वो वही सीख कर रहे हैं। या जब उनको मिल जाता है दौलत, संपत्ति, हर चीज, फिर उनको क्यों उनका दिल रो देता है किसी के गाने पे? गाने में क्योंकि वो कुछ और सीख कर रहे हैं, फिर वो किसी और रास्ते निकलते हैं, फिर वो सब त्याग करके पहाड़ों में चले जाते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग। तो ये सीकिंग कभी बंद नहीं होती है जब तक आप जिंदा हैं। सर, ये जिंदगी क्या है? वो तो किसी ने आज तक एक्सप्लेन नहीं कोई कर पाया मोस्ट डिफिकल्ट सक्सेसफुली। क्वेश्चन है ना हर एक के लिए। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना, मतलब अभी कैसे आपको पता है कि जिंदगी क्या है? हर तरह की फिलॉसफी, शायरी इस पे अटेम्प्ट हुई है। मेरे से अरबों खरबों औहदे में बड़े लोगों ने इस पे सोचा है, डैबल किया है। मैं कौन होता हूँ जवाब देने वाला? आई फील जिंदगी मेरे हिसाब से सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, और उसको एक्सपीरियंस के
उतने ही तक लेना चाहिए, Yeah. ना उससे ज़्यादा सोचना चाहिए ना कम। एक्सपीरियंस को एंजॉय कीजिए। Sir, how is your mental health currently? आई एम गुड यार। No, व्हाट डू यू genuinely. थिंक? It is हाउ डू आई good. लुक लाइक? Absolutely, sir. More like an inspiration, sir. Genuinely. क्योंकि जो आप इस फ्लो को छोड़ रहे हो ना, एक नदी है ये, एक जहलम है ये, डल है ये, इसको बंद कैसे कर सकते हो ना? नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो वही ना? तो ब्यूटी वही है। मैं सीख रहा हूँ ना सर आपसे, तभी मैंने आपसे पूछा ये। आप मुझसे नहीं, आप जिंदगी से सीखिए प्लीज। मैं आपको बता देता हूँ सोर्स क्या है जहां से मैं सीख रहा हूँ। क्या है source, sir? लाइफ, ऑब्जर्व लाइफ, एंजॉय लाइफ, लुक एट थिंग्स। व्हेन यू लुक एट अ चिनार ट्री, प्लीज Yeah. look at it in detail. When you look at your Dal Lake, look at the reflections of the sun on the surface of it. Exactly. Look at Hari Parbat, look at Shankaracharya, look at these things. Imagine कि ये आज से जब परी महल जब बना होगा, जब दारा शिकोह बनाया होगा, तो Yeah. कैसा लगता होगा। आज भी वैसे ही लगता है या डिफरेंट होगा। सोचिए, उन चीज़ों का मजा लीजिए। वही इंस्पिरेशन है। सर, जस्ट इन केस ऑफ एनी एंजाइटी, काम का स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है इन जनरल कभी ना कभी, हाउ डू यू ओवरकम? टाइम, यू हैव टू गिव इट टाइम। या देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन हील। एज दे से टाइम हील्स एवरीथिंग. Time heals everything. Time is the only thing that heals everything. All tragedies. But I don't think you can do anything to make it faster, the healing. You just have to spend time and somehow survive. किसी भी बहाने से, किसी भी चीज़ से, और अब survive कर लो उस टाइम को। तो वक्त बदलता है, पलटता रहता है। राइट सर. सर, एज अ फिल्म मेकर, आप जितने भी हम जैसे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, आपकी क्या एक लाइफ चेंजिंग नसीहत हो सकती है हमारे लिए? ऑब्जर्व लाइफ, ऑब्जर्व पीपल, बिकॉज फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग सिर्फ जिंदगी का ही एक रिक्रिएशन है और उसी का एक फैंटेसी वर्जन है जिसमें Yeah. आप अपना कुछ 19-20 लगा के प्रेजेंट करते हो। बट जिंदगी भर आप जो फिल्में बनाते हो वो जिंदगी को ही रिप्लिकेट करने के लिए बनाते हो, और जितना उसको क्लोजली आपने रेप्लिकेट कर लिया Yeah. विदाउट इट लुकिंग फेक, Yeah. उतने अच्छे आप फिल्म मेकर हो गए। सर, अभी रिसेंट टाइम्स में आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? रिसेंट टाइम में मैंने ना काफी टाइम से मैंने फिल्म्स देखी नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मुझे वो फिल्म अच्छी लगी थी, कुछ 2 साल पहले आई थी, 12th फेल थी ना। 12th फेल अच्छी लगी Right, थी sir. मुझे जी। क्या बात. मुझे अभी ना मतलब है काफी फिल्म जो अच्छी लगी हैं, बट मुझे अभी कुछ उतना याद नहीं आ याद नहीं. रहा सर, है। व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट, ओटीटी और सिनेमा? आई सिनेमा। Cinema. Yeah, the experience of watching a film on a big screen, Exactly. eating popcorn. या, और इन वे आप सिनेमा में जाके जोन्ड आउट भी हो जाते हो ना सर? बिल्कुल बिल्कुल वहां पे यू डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशन आ रहा है, बिल्कुल कुछ हो रहा बिल्कुल है बिल्कुल। यहाँ दूध वाला आके घंटी बजा रहा है, भाई तकाजा कर रहे हैं पैसों के, पॉज करो जाओ। या. वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आप एक मकसद से आते हो सिर्फ अंधेरे में एक फिल्म एंजॉय करने के लिए। राइट सर. लेट्स टॉक अबाउट अमर सिंह चमकीला सर. जी आप को राइटर है फिल्म के. जी। हाउ डू यू सी द होल फिल्म? अमर सिंह चमकीला बेसिकली मुझे भेजा गया था इसको रिसर्च करने के लिए। या. ये जब सब्जेक्ट आया हमारे पास तो ये पता नहीं था कि कितना सही कितना गलत, बिकॉज रिकॉर्डेड हिस्ट्री बंदे के बारे में उतनी रही नहीं है। नहीं रहा. तो फिर मुझे भेजा गया इसको देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए कि क्या है, लोग क्या कहते हैं, जेन्युइन है नहीं है, क्या है। तो अल्टीमेटली उस बंदे की ज़िंदगी को रिसर्च करते करते उनके कुछ साथियों से मिलते जुलते बहुत इमोशनल हो गया था चमकीला की लाइफ एंड टाइम्स को देख के। एक बंदा जिसका करियर 10 साल रहा ऑलमोस्ट, 27 की उम्र में, मतलब ही वाज गन डाउन, एंड एक ब्रिलियंट सिंगर। ठीक है, उसके उनके बारे में कहते हैं कि वो अश्लील और ये सब तरह के, बट एट द सेम टाइम उसके गाने सुनिए आप, जस्ट ऐसा नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ इट कोई गाली बक रहा है। उसमें तंज है, उसमें आर्ट है, क्राफ्ट है, यू नो।
मजा है। वो एक आर्टिस्ट था बंदा, एक टैलेंट था उसमें, Indeed. और वो उस तबके से आता था, और उसकी जबान उसी तबके की थी। आपको बुरी लगती थी, मगर जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, ऐसे मोहल्ले होते हैं। तो वैसे ही वो अपने लिए वो ऑनेस्ट और ट्रूथफुल था। एंड आई फील गिफ्टेड बंदा म्यूजिकली। अल्टीमेटली मुझे पंजाबी उतनी आती नहीं है, थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद ऊपर ऊपर से जो आम तौर पे सब समझते हैं हिंदुस्तानी, उतना मुझे भी समझ में आने लगी। बट मैं उनके गानों का फैंस हो गया पहले। फिर मैंने उनको उनके गानों के तहत डिस्कवर किया, एंड इट वाज वेरी मूविंग। आई स्टिल फील, मेरे दिल में बहुत एक बोझ है कि ही वाज unrightfully, unjustifiably, his life was put to an end by human interference. I think it is not in God's way to do something like this. So दिलजीत दोसांझ है उस कैरेक्टर में, जी। राइट? सो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं उनकी वाइब मैच हो रही है, ही इज फ्रॉम दैट लैंड ओनली, और फिर म्यूजिक भी much more than that, much more than that. The genius of casting Diljit Dosanjh is that he's a singer, he's a musician himself, and he's from the land. So ये बहुत सारे लोगों को जो सोचा जा रहा था कास्टिंग में, फाइनली जब दिलजीत पे बात आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, एक बहुत एक्स फैक्टर आ गया है फिल्म में। आप जो भी गाने, आपको पता है फिल्म में जो परफॉर्म हो रहे हैं लाइव, वो लाइव रिकॉर्डेड हैं। क्या बात, वो एडिट नहीं हुए हैं। वो एक्चुअली परिणीति और दिलजीत गा रहे हैं। क्या बात, और वहाँ एक्चुअली ढोलक और हारमोनियम बज रहा है। ठीक है, और वो ही साउंड विदाउट एनी एडिटिंग वही चिपकाया हुआ है इन फिल्म, वही आप सुन रहे हो। उसके लिए एक अलग टीम थी टू रिकॉर्ड इट नाइसली। और वो अलग से भी स्पॉटिफाई में उसका प्लेलिस्ट है, जो ऑल द लाइव सॉन्ग्स जो उन्होंने गाए हैं। राइट सर। सो ये चीज आप कहाँ से लाते किसी एक्टर के साथ, कहाँ से आप डब करवाते? वही है ना, आपको लाइफ को रिक्रिएट करना है, आपको कोशिश करना है कितनी कम आर्टिफिशियल लगे। तो ये तो एकदम ही ओरिजिनल हो गया, बोनस हो गया। व्हाट्स वन थिंग जो आपको बहुत प्यारा लगा दिलजीत का उस फिल्म में? आई फील, मतलब मैंने उनकी सिर्फ उड़ता पंजाब देखी थी पहले। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी फिल्मों की तारीफ सुनी उनकी, बट मैं देख नहीं पाया, जोगी और ये सब तरह की फिल्में। पर ये जो बंदे ने किया इसमें, मेरा तो दिमाग घूम गया था। मुझे तो मतलब आई कुड सी चमकीला इन हिम। एंड बिकॉज मैंने इतने साल, 2-3 साल अगेन चमकीले के बारे में सोच के, उनके म्यूजिक के बारे में, एक ऐसा इंसान होता होगा, क्या बोलता होगा, कैसे खाता पीता होगा, वो आई कुड सी इट ऑल इन दिलजीत। और परिणीति के बारे में बात करेंगे सर? आई थिंक वेरी राइट कास्ट। अगर आप अमरजोत, जो उनकी सेकंड वाइफ रही हैं और सिंगिंग पार्टनर, आप उनको देखिएगा, आपको मतलब आपको लगेगा हूबहू वैसी होगी वो लड़की। कि अमरजोत जो हैं, वो उनके बारे में कहा जाता है कि ऊपर से देखने में बड़ी ना काऊ टाइप की, यू नो, सरेंडरिंग, शांत। जब बंदी गाना गाती है ना, उसमें आपको समझ में आता है कि ये कहाँ से आया ऐसी टाइप की औरत में, यू नो। आई थिंक परिणीति ऑल्सो वॉज एबल टू रीच दैट कि वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। सडनली वो गाती है, और वो बड़ी ऐसे करके वो, यू नो, डल एक वाइब के साथ गाना शुरू कर रही है और वो खींच रही है। तो उसके कैरेक्टर में एक स्पार्क है, यू नो। उसकी पर्सनल लाइफ में भी उसकी झलकें आपको दिखती हैं विद चमकीला, कि वो ऐसे आंख ऐसे करती है, और उनमें एक आपस में शर्माती है, बहुत कुछ है, मगर अंदर से वो कुछ और है, यू नो। एंड शी वाज आल्सो 27 व्हेन शी वाज गन डाउन। तो बच्ची ही रही, वो लड़की ही रही, औरत नहीं बन पाई। औरत के जैसी दिखती थी शक्लन और हाथ पांव से, बट वो थी बच्ची अंदर से। वैसा जैसे अभी वीसी दिलजीत है तो सुपरस्टार अभी के टाइम पे, आपको लग रहा है जो ये फिल्म का सब्जेक्ट है, अगर वो जिंदा होते तो इंडीड वो स्टार थे ही, और इससे बड़े बन जाते? बट वही है ना कि अगर उनकी जिंदगी में ये ट्रेजेडी नहीं होती तो शायद उन पे ये फिल्म भी नहीं बनती। राइट। अब ये डाइकोटमी दुनिया की, यही तो है। मतलब इसका कोई
क्या जवाब दिया जा सके. इट्स अनफॉर्चुनेट. उनकी जिंदगी जैसी उन्होंने जी है उसकी वजह से उन पे वो फिल्म बनी है. या जिस चीज में आह रह जाती है ना, चाहे वो अनअकम्प्लिश्ड लव हो या एक काश वाला जिंदगी फैक्टर. जिसको काश वाला फैक्टर कि जिंदगी जिसको कट शॉर्ट कर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली बेरहमी से, उसमें वो आह रह जाती है. उसकी वजह से फिर फिल्म बनती है. राइट सर. सर अभी जब से दिलजीत का राइज आया था और काफी लोग ना रिलेट कर पा रहे थे दोनों चीजें, फिल्म को भी और दिलजीत का वो राइज भी. हाउ डू यू सी इट, आई मीन ऑन अ लाइटर नोट? I feel good things are those जिसमें दोनों बेनिफिट होते हैं. या सो फिल्म को बेनिफिट हुआ विद दिलजीत Yeah. एंड दिलजीत को बेनिफिट हुआ बिकॉज ऑफ फिल्म. फिल्म. आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट सिनेरियो. दैट इज अ परफेक्ट मैरिज जब बोथ आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम इट. राइट सर. और जब ये किलिंग वाला पार्ट जो अगर हम छोड़ के मोर लाइक लग रहा है कि दिलजीत जैसा ही कोई स्टार आ रहा है फ्रॉम जीरो जिसको हम कहते हैं और बन रहा है स्टार, गा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अगर आप उस पार्ट को दिमाग में साइड छोड़ देते हो तो लगता है कि इन्हें बायोपिक जैसा वो फील आ रहा है, क्योंकि वो भी इसी जमीन से उसी से उभर के आया है वो भी. सही बात और है. वही वो भी अपनी कहानी बनाते हुए अपनी चल रहा कहानी है. बनाते हुए चल रहा है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी हो पा रहा था सर वहां पे. आई थिंक वेरी राइटली कास्टेड सर. एंड आई फील दैट सबसे मतलब कमाल की बात उनके परफॉर्मेंस में ये रही है कि वो खुद इतना बड़ा सुपरस्टार है बंदा, Yeah. मगर वो एक्चुअली चमकीला ही है थ्रू आउट द फिल्म. Yeah. He does not, you don't see him as Diljit Dosanjh. Yeah. You see him as Amar Singh Chamkila. Yeah. That not everybody can do. बहुत बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, खास करके बड़े सुपरस्टार अपने आप को छोड़ नहीं पाते हैं जो दिलजीत टाइप के एक्टर्स कर पाते हैं. Is he चमकीला in real life too? I don't think so. He's very personal and very secretive about his personal life. Yeah. Very guarded. Yeah. So I don't know. He knows best. राइट सर. सर रॉकस्टार जैसा कैरेक्टर जो है ना, आपको रियल लाइफ में कोई मिला है क्या अभी तक? दिखा है क्या रही तो वैसा रोज दिखते हैं, कोई ना कोई तो दिखता ही रहता है वैसा. और मजनू जैसा दिखते हैं कभी कभी जुनूनी लोग. कभी कभी रॉकस्टार रोजी. हाँ, बिकॉज somebody who has spark for art and love. हाँ, बिकॉज इन रॉकस्टार एटलीस्ट मतलब ही वॉज एन इडियट. मैंने जनार्दन जाखड़ एक गिटार बजाने वाला है, एक तो जाट लड़का जो दिल्ली का, थोड़ा सा इडियट है, उसकी फैमिली बोलती है तू इडियट है, उसके साथ दोस्त भी उसको इडियट समझते हैं. और उसी में है वो, उसका एक टैलेंट है भैया, वो म्यूजिक में अच्छा है, वो अच्छा बजाता है. सो उसको परस्यू करता है. नॉर्मल आदमी लड़का है, उसमें कुछ ग्रेटनेस है नहीं. कैस भट्ट का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो इडियट नहीं है, वो अवेयर है. यू नो, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है. पढ़ा लिखा इसलिए नहीं है कि सिर्फ उसने कोर्सेज किए हैं, बट जिंदगी जी है, देखी है. तो ज्यादा इवॉल्व्ड है. तो आपको इवॉल्व लोग कम दिखते हैं सोसाइटी में, इडियट ज्यादा दिखते हैं, इसलिए जनार्दन जाखड़ ज्यादा दिखते हैं, जॉर्डन और कैस भट्ट थोड़े से कम दिखते हैं. हाँ. सर रॉकस्टार में ना एक सीन है जो मेरा फेवरेट है इन ए वे, जहां पर दे आर गेटिंग क्लोज और वो बोलता है इसको अगर एक गलत है तो गलत है, लग क्यों नहीं रहा है. हाउ डू यू सी इट सर? वहां पे तो आई स्टॉप. I see it like you only, like as an audience, because I am also an audience of Rockstar. बट इन जनरल एज वेल इन लाइफ, अगर कोई चीज गलत है लेकिन आपको गलत नहीं लग रही है, वही है ना, अपने मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आप अपने आप को, अपने बॉक्स जो कि एक कॉफिन है, उसमें आप अपने आप को लिमिट कर लो, या फिर आप एक्चुअली क्वेश्चन करो. क्योंकि हर आदमी के अंदर ईमान तो होता है ना. इंडीड सर. और वो आपको बताता है ना कि आप सही गलत कर रहे हो, चाहे कोई नहीं देख रहा है. मुझे मालूम है ना मैं चोरी कर रहा हूँ. वो मैं अपने आप को कैसे मैं कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे मालूम है, मेरे खुदा को मालूम है, मेरे दिल को मालूम है. बट अगर मेरे दिल को पता है या लग रहा है कि मैं एक्चुअली गलत नहीं, ये गलत नहीं है, मुझे गलत लग नहीं रहा है, तो फिर
आप कैसे उसको मुझे बतला पाओगे कि वो गलत है? किस रूल के तहत मुझे बताओगे कि ये गलत है? Yeah. आपकी मैं किस बात से फिर कन्विंस होऊंगा? क्योंकि मुझे तो मेरे ईमान को नहीं लग रहा है यार, Yeah, मुझे तो लग रहा है कि सही है। exactly. सर इम्तियाज सर ने लैला मजनू देखने के बाद उनका कोई फेवरेट सीन या जहाँ पर वो रुके होंगे और आपसे कुछ पूछा होगा, कौन सा वह सीन था जो उनका इन वे फेवरेट था? मजनू सॉन्ग, वही हाफिज सॉन्ग। हाफिज जी। उसके बारे में काफी बातें हुई, हम्म। उसके बारे में वो काफी सरप्राइज थे, उनको बड़ा अच्छा लगा था, मजा अच्छा आया लगा था था। उनको। पहली बार लगा कि हाँ फिल्म जो है वो कुछ ठीक ठाक बन रही है राइट सर। जब हम एडिट कर रहे थे उस पार्ट को। आपने क्या सीखा लैला मजनू से? मैंने सीखा, मुझे चांस मिला थोड़ा स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करने के एक्सप्लोर लिए। करने का, वो जर्नी एंड अबाउट सोचने का कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो हम भागते हैं उसकी कितनी अहमियत रहनी चाहिए ज़िंदगी में और कितनी नहीं। सर जब भी हम आर्ट की बात करते हैं ना, सो यूजुअली हम कहते हैं कि आर्ट नेवर कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस। आपको क्या लगता है पेन कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट होने के लिए? वो तो रॉकस्टार में बता दिया गया है, हाँ हाँ, मैं आपसे मैं पूछ क्या रहा हूँ बोलूँगा, मैं ना। वही डायलॉग रिपीट कर दूंगा। बट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आर नीडेड Yeah. for you to replicate art. Art can come from a happy space, from a sad space, from all kinds of spaces. It comes from a human space. Yeah. And what defines you as a human? Mm-hmm. All these things put together define you as a human. Yeah. So दर्द भी मगर जरूरी है। जरूरी है ना, क्यों नहीं है? अब दर्द अगर नहीं महसूस कीजिएगा तो खुशी कैसे आप इंजॉय कर पाएंगे? फैक्ट। तो आपको Mic कुछ तो drop, sir. पैमाना होना चाहिए ना कुछ। हाँ, कोई एक यार्डस्टिक होना चाहिए। अभी हर आदमी, मैं आपको एक फिल्म बना दूं, बिगनिंग से लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, सब खुश हैं खुश हैं खुश हैं, आप देखोगे? नहीं सर। कैसे देखोगे? आपको एंड उसका खुशी एंजॉय करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। यू नो, अ फिल्म कैन नॉट बी मेड विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट। Yeah. सेंट्रल चीज का कॉन्फ्लिक्ट है। सो क्यों है ऐसा? तो ECG वाले अप्स एंड डाउन इज इंपॉर्टेंट है ना? जरूर If जरूर। it's flat, you're dead. एग्जैक्टली, इफ इट्स फ्लैट इज यूर डेड। वेरी वेल पुट। Yeah. बहुत जरूरी है, वो ना हो तो फिर कोई मजा ही नहीं है। What's next after Laila Majnun? We are waiting for it, sir. Genuinely. There, we will announce something within a month's time. थोड़ा सा हिंट सर, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना। I hope that I don't disappoint the lovers of Laila Majnu, because what we are doing is going to be something on the similar lines. Something like that. A love story. फिर से आप रुलाने के लिए सर आ रहे हैं हमें? इस बार मैं खुद हंसने के लिए आ रहा हूँ। समझा नहीं मैं जैसे मैंने कहा ना कि जब फिल्म रिलीज होकर के जब फ्लॉप हो गई थी ना, तो फिर मैं बहुत रोया था। अब मैं थोड़ा सा खुश होने के लिए रिलीज करूंगा फिल्म, नहीं, खुश होने के लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब आपको मैं कोशिश करूंगा कम से कम रुलाएं, पर उसी माहौल को एक बार और टेस्ट करना, महसूस करना, एंजॉय करना विथ पीपल, वो एक कोशिश है। आई हैव जस्ट finished scripting it. Yeah. इस मंथ के एंड तक we will, you know, start the next processes, and inshallah in a month's time I should officially come out with what we are Inshallah, doing. hopefully we are waiting for it, sir. I am also waiting for it, and I'm very curious to see कि लोग क्या कहते हैं। लोग कुछ नहीं कहेंगे सर। ये हमारा एक फॉर्मूला है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आई थिंक ये हम खुद को ही एक वो कर रहे हैं ना, अरे मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम करेंगे तब भी कहेंगे, नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। मैंने एक ना कहीं पर पढ़ा था, हाँ। और मैंने कोशिश किया था उसको लैला मजनू में उस डायलॉग को लाने का, बट हुआ नहीं। एक चीज पढ़ी थी, लोग क्या सोचेंगे वो भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। क्या बात है। तो I have read this as well. वही बात है। अभी I know that we cannot, but at the same time I know that what has happened with Laila Majnu
हैज हैपेंड विद लैला मजनू एंड आई Yeah. नो दैट जो भी मैं करूँगा एटलीस्ट जो नेक्स्ट करूँगा उसका स्ट्रेट कंपैरिजन होगा एंड एटलीस्ट अगर मैं कोई पर्टिकुलरली एक लव स्टोरी करूँगा तो फिर उसका सीधा कंपैरिजन होगा लैला मजनू से. तो दैट नाउ ऑल्सो जैसे कि वो मैं कह रहा था कि प्यार में पागल हो गया वो, तो उसमें मेरा ये था कि आई शुडंट एम्बैरेस माई सेल्फ. Yeah. अब मुझे लग रहा है विद द नेक्स्ट दैट आई डू आई शुड नॉट एम्बैरेस और एक्सपोज माई सेल्फ Yeah. कि सब बोलें कि यार लैला मजनू ही ठीक थी, ये तो तुक्का लग गया था, ये एक्चुअली अच्छा फिल्म मेकर है नहीं. सर मैं पूछने ही वाला था कि हाउ डू यू बैलेंस दिस प्रेशर सर, जहां पर आपको आप खुद के साथ ही कंपटीशन है, मैंने ही तो लैला मजनू बनाई है ना, सब वो वाला कंपटीशन आपको जस्ट लगता है बाय ना? सरेंडरिंग एंड बीइंग ऑनेस्ट आई थिंक Yeah. उससे ज्यादा एंड बीइंग प्योर उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो. दिमाग मत लगाओ भैया आप आर्ट में, काम में दिल लगाओ. दिल लगाओ. और कोई और कहानी है, कोई और तरह से होगी, शायद कुछ लोगों को उतनी अच्छी ना लगे, शायद कुछ लोगों को ज्यादा अच्छी लगे, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ना. मैं किसी को अच्छी लगवा सकता हूँ. तो अगर मेरे में इतना पावर है नहीं तो मैं इसके बारे में सोच के अपना टाइम क्यों खराब करूँ. मैं वही सोच लेता हूँ जो मैं कर सकता हूँ उस कहानी को सबसे अच्छे तरह से कहने की. सर एक क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा इसको, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं कहूंगा, एक जब थार जो थी जिसमें लैला मजनू में, वो किनकी थार थी सर? कौन सी हार? Sorry? थार थी ना गाड़ी थार नहीं थी ना, वो जोंगा थी. उसमें तब निसान जोंगा, वो निसान कंपनी की जोंगा होती है, वो वर्ल्ड वॉर 2 की गाड़ी है. अब वो डिसकंटिन्यूड हो गई है बट वो इट वाज मेड फॉर द उसको आर्मी. लेकर लोकली हम लोग दोस्त लोग सब लोग ये डिस्कस करते रहते थे. हाँ. रिसर्च तो मिला नहीं मेजरली. हाँ. सो उस बारे में बात करना ही चाह रहा था. हाँ, तो ये मेरे ब्रदर इन लॉ जो है खावर जमशीद, वो काफी ऑफ रोडिंग के शौकीन है. तो हमेशा वो एक उनके साथ मैंने बड़ी ऑफ रोडिंग ये सब किया है. इवन अविनाश के साथ भी रिसेंटली, एंड हेंस अविनाश के साथ. तो दिमाग में ये रहा कि ये जो बंदा रहेगा ना, ये एक ऑफ रोडिंग का एक शौकीन रहेगा, तो उसकी उस तरह की गाड़ी होगी. क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का बंदा है, इसकी गाड़ी भी थोड़ी सी अलग होगी. तो यू नो रेंज रोवर नहीं होगी, हालांकि वो इस फैमिली से आता है जो रेंज रोवर भी खरीद सकता है. न जीप होगी, इसकी होगी निसान जोंगा. अलग ही है, किसी और के पास नहीं है, उसी को मेंटेन करता है, उसी को वो उस तरह से अपनी गाड़ी को जानता है कि वो खुद से उसके पार्ट पुर्जे बना सकता है, टाइट कर सकता है. राइट सर. सर आपकी फिल्म लैला मजनू ने कश्मीर को इन ए वे कश्मीर दिखाया जी. आप ऐसे फिल्म मेकर इसको कैसे परस्यू करते हैं जब इन ए वे कश्मीर को कश्मीर नहीं दिखाया जा रहा है? हाउ डू यू सी इट, और आपको क्या था दिमाग में कि मुझे यही दिखाना है जो हमारे यहाँ के स्टोरीज हैं? सीधी बात है ना, जब मैं यहाँ पर आना शुरू किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं यार जिंदा, यहाँ भी सोसाइटी है, यहाँ भी शादियाँ होती हैं, डिवोर्स होता है, बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, हंसी मजाक होता है, दोस्त अड्डा मारते हैं, तुझ गाने निकलते हैं शाम में. तो यहाँ भी एक लाइफ है यार. ये क्यों नहीं देख रहे हैं हम? अब आई नो दैट लाइक आई सेड कि हर फिल्म मेकर यूनिकनेस कोशिश करता है, तो कश्मीर की यूनिकनेस फॉर वॉट एवर सैड रीजंस वो रही है कि यहाँ मिलिटेंसी है और यू नो गन्स हैं और ये सब है फिल्मों में, है ना. और वो यूनिकनेस रही है, बट अब बोर हो गए यार उससे. आगे की बात करो यार. और भी है ना सर, और भी हैं लोग यहाँ, इतना 2-2.5 करोड़ रहते हैं यहाँ पर. मतलब उनकी और कहानियां नहीं है क्या? बस इतनी तक लिमिटेड है. तो वो एक ग्रज भी रहा, वो मेरे भाई से शुरू हुआ वो ग्रज कि हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लोगों की कहानी बताएंगे. एंड क्योंकि मैंने भी वही जिंदगी देखी थी, यहाँ पर आता था और वही जीता था, वही देखता था, वही इंटरेस्टिंग लगती थी. तो अगेन मुझे लगा कि अब यूनिक ही है, बिकॉज वो बोरिंग है यार. और उसमें हर तरह के एजेंडा अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं हर तरह के लोग, और किसी को बदनाम करके एक्स्ट्रा ज्यादा बता के. बहुत सारी फिल्में हैं जो वेल मीनिंग फिल्म रही है, आपकी कहानी, आपके मसलों की, आपके प्रॉब्लम्स की बाकी दुनिया तक पहुंचाने का अच्छा काम भी किया है उन्होंने. बहुत सारी फिल्म्स विशियस भी रही हैं कि आपके लाश पे खड़े होके उन्होंने पैसे कमाने की कोशिश की है. ऐसी भी फिल्में आई हैं हर जगह, हर सोसाइटी में ऐसा होता है. बट हमें लगा कि यूनिकनेस इसमें नहीं है. हम बोर हो गए हैं. हमारे लिए इंटरेस्ट जो था वो था सोसाइटी, कि हम इसको एंजॉय करें बस, और कुछ नहीं.
कश्मीरी टैलेंट को आपने वहाँ एक्सप्लोर किया सर। जी हम देख रहे कास्टिंग जो हुई काफी कुछ कश्मीर में हुई। जी और इन अ वे ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर की इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वो है, ये है, दिस एंड दैट, आई थिंक लैला मजनू ने उसको बहुत पुश दिया। जी हाउ डू यू सी इट कि I'm just- आपकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे कश्मीर में सर? वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं मतलब आई हैवंट सैट एंड डिसाइडेड यू नो आई एम जस्ट लकी दैट ऐसा हो गया है। मैं ये नहीं सोच रहा कि वो कोई बड़ा काम करने निकला हूँ, मैं बस काम करने निकला था। या अब वो कुछ चीज़ें उसमें से बन गई तो मैं बहुत लकी हूँ यार, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, मैं चाह ये रहा था कि मेरी पूरी कास्ट कश्मीर से ही हो, और मुझे काफ़ी सारे मिल गया। आई एम वेरी लकी, मुझे लोकेशंस मिल गए, आई एम वेरी लकी। या तो वो उस टाइम में मैं सोच नहीं रहा था। आज अगर 4 लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, कश्मीर का एक यहाँ के स्पेशली यहाँ के लोगों का अगर एक कुछ पॉजिटिविटी की बात हुई है राइट सर, इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री और वेर एवर इन द वर्ल्ड, एंड बियॉन्ड। एंड सो आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट मेरे थ्रू ये हो पाया है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा बस गुड फॉर्चून है, क्योंकि आपसे ही मैंने सीखा है, आपकी सोसाइटी से ही मैंने सीखा है ना। मैंने कुछ गलत और झूठ नहीं किया है मैंने वही बयान किया जो मैंने खुद देखा है। और मैंने जो देखा है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वो जो देख रहा है उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो कश्मीर आएगा, जो भी यहाँ कश्मीर आता है, कोई इस इधर उधर की बात नहीं करता है। टूरिस्ट जो आता है घूमने, वो कश्मीर की सिर्फ अच्छी बातें तारीफ ही करता है। और जो नहीं आया हो, तो जो एक्सपोज नहीं होता है ना, वो अपने बंदिशों में फंसा रहता है। उसको लगता है भैया न्यूज में जो बताते ना वही है। तो there's a lot beyond news as well. absolutely ना, there is life here, there are people Yeah. living in flesh and blood here यार। come talk to them, see them यार, Yeah. बात करो उनसे। वो भी आपके जितने अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं, वो Yeah. प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि सब फरिश्ते हैं यार, इंसान है यार, इंसान की तरह लो उनको, Yeah. है ना। उनकी भी कहानियां हैं, इनके मसले हैं, सुनो। I feel I'm very happy that Laila Majnu could do this in a small way, you know, Right sir. could humanize Kashmir. I think it's very important. Yeah. And I feel that Correctly आप said, जैसे humanize. humanize. And Exactly. आप जैसे लोग जो है ना, आप लोगों को उठना है आगे और आपको कंटिन्यू करना है अपनी कहानी। Exactly आपको sir. कहनी है। Exactly. जैसे हम सर अभी बात ही कर रहे थे, मुझे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था, उमर तुम लोग ये बॉलीवुड दिस एंड दैट फिल्मों की बात करें, लेकिन देखो ये सब कैसे कश्मीर को यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं, एक नेगेटिव इमेज दे रहे हैं। बिकॉज हर फिल्म में गन है, हर फिल्म में फेरन को देखो कैसे दिखाया जा रहा है, जो कि हमारी आइडेंटिटी है, ये सब एंड ऑल। मैं उनको रिप्लाई दिया, मैंने बोला सर ये सब तो होगा, क्योंकि कोई बाहर से आके आपकी कहानी बोल रहा है। आप उठो, मुझे उठना है, करेक्ट, हमारे यंगस्टर्स को उठना है, यहाँ के मेकर्स को उठना है, तब जाके हमारी कहानियां जो है वो पर्दे पाएंगे। करेक्ट। आप क्या दूसरे से उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद नहीं कर सकते ना सर। बेगिंग बोल लेके नहीं, आप खुद उठो, खुद उठना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। खुद आप अपनी कहानी बताओ, आप बोलो आप कौन हो। फैक्ट, मेरे को गेस करने मत दो आप कौन हो। न्यूज देख के उसको R&D बोल के एक फिल्म बना के मैं ये नहीं कह सकता ना कि हम ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बिल्कुल। सो कश्मीर इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना कि इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, ये सब होना चाहिए, हमारे यंगस्टर्स आगे आने चाहिए, आपको क्या लग रहा है रोड मैप क्या है? कैसे हम यहाँ पे अपनी एक बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं? एज बॉम्बे रोड मैप अभी बहुत ही आसान हो गया है, पता है, विद दीज OTTs। अब आप ना यहाँ नार्कोस बैठ के देखते हो स्पेनिश में डब, सबटाइटल्स लगा करके। कहाँ वो साउथ अमेरिका में बन रही है और आप यहाँ देख रहे हो। आप कश्मीर में कुछ बनाओगे, कश्मीरी लैंग्वेज की फिल्म बनाओगे, वो अलास्का में बैठा आदमी देख लेगा सबटाइटल्स में। उसको अच्छी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, कुछ उसको नया मिलना चाहिए। दुनिया बहुत खुल गई है बिकॉज ऑफ OTT। आई थिंक ये दिस इज अ ग्रेट वे एंड इट्स अ रिलेटिवली सेफर वे देन सिनेमा, that youth in Kashmir can actually seriously think of monetizing it also, you know, and of, you know, telling their stories to people out there. बहुत ही rich land है ये, with a lot of history, a lot of culture, there's so much uniqueness, there is so much to explore. हमारे पूरे मतलब जनरेशन निकल जाएंगे बट हम उसको पूरे तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, कश्मीर को जूस नहीं कर पाएंगे। एंजॉय कीजिए, देखिए और सबको बताइए। सर जो आपकी नेक्स्ट फिल्म है वो फिल्म कश्मीर में ही होगी क्या?
फिलहाल तो नहीं कश्मीर में, बिकॉज सब्जेक्ट उसका थोड़ा सा ऐसा है कि कश्मीर नहीं कहीं और ही हो सकती है वो, एंड वो 3-4 शहरों में ट्रैवल करती है वो कहानी। बट कश्मीर में आऊँगा ज़रूर बहुत जल्द वापस, बिकॉज ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मुझे कश्मीर में ही कहनी है। अब सिनेमा भी है सर अपने पास, अब सिनेमा भी है। सर एक मैसेज अगर यंगस्टर्स को देनी होगी, पर्टिकुलरली कश्मीरी यंगस्टर्स को, क्या होगी सर आपकी मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए यहाँ पे? आई थिंक पढ़िए लिखिए एंड कॉन्स्टेंटली try to think outside the box and beyond books as well. and beyond books. Yes, I feel कश्मीरी यूथ जो है ना ये बहुत sophisticated और sensitive कौम है। आपको हर जगह इस तरह का क्रॉप नहीं मिलता है। यहाँ पर आप किसी भी इंडिविजुअल से आप अगर खड़े होकर बात कीजिए तो उसमें कुछ एक रिचनेस है, कुछ एक आपको कुछ कहानी है जी। और वो इसलिए है कि आप में कोई ग्रेटनेस नहीं है, वो आपका सिलसिला इतना स्ट्रांग चला आ रहा है ना कि आप उस बहाव में ना वो करंट का स्ट्रेंथ है आप में। वो जिस जमीन से आप आ रहे हो, जिस फैमिली से, जिस कल्चर से आप आ रहे हो, वो आप में एक इनहेरेंट रिचनेस है। उसको आप यूटिलाइज कीजिए पॉजिटिविटी के लिए, अच्छे कामों के लिए, एंड आपको बहुत ही आसानी से उसका रिवॉर्ड मिलेगा। राइट सर। सर ऐसा कोई एक फेवरेट कोट जो है आपका, ऐसा कोई कोट जिससे आप रोज इंस्पायर होता है? ऐसे रोज एक नया कोट मुझे कुछ मिलता रहता है। 2-4 आजकल मैं थोड़ा कबीर से इंस्पायर्ड हूँ। हाँ, अब उसमें उनके लव का एक है प्रेम गली अति संकरी या में दो ना समाये। मतलब प्रेम की गली जो है ना इतनी संकरी, इतनी टाइट होती है कि उसमें दो नहीं समाते हैं, एक ही होता है। क्या तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो प्रेम गली में निकल गया ना तो उसकी उम्मीद मत करो कि दो आ जाएंगे उसमें, वो एक ही है। माइक ड्रॉप। सो ऐसे बहुत सारे, आजकल मैं थोड़ा कबीर पे ट्रिप कर रहा हूँ। फ्यू मोर सर प्लीज। मजा आ रहा है। आप को मैं एक कुमार गंधर्व करके पंडित हुआ करते थे, आप उनके ना कुछ आप गाने सुनिए यूट्यूब में, सॉरी इसमें स्पॉटिफाई पे डेफिनेटली आपको आ जाएंगे। उन्होंने कबीर पे बहुत काम किया है। और आपको जो गाने अच्छे लगेंगे ना उस पर आप थोड़ा गूगल करके उसका लिरिक्स थोड़ा सा गूगल कर लेना, आप इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे ट्रांसलेशंस। सर कोई ऐसी नसीहत जो इम्तियाज सर ने आपको की होगी कभी, जो आपको लग रहा है कि इट इज लाइफ चेंजिंग? बार बहुत सारे, मतलब आई कैन नॉट इवन। एक लाइफ चेंजिंग सर? बहुत सारे हैं, मतलब अभी सडनली एकदम याद नहीं आ रहा है। टेक योर टाइम। वो ना ऐसा नहीं बैठा के नसीहत करने वाले में से नहीं है, उनकी नसीहत ना उनको देख के समझ में आता है। जो जिस उनसे एक चीज तो मैं काम का कल्चर उनसे सीखा हूँ कि जितनी उनको जो रिस्पेक्ट और श्रद्धा अपने काम के लिए है, जिसके लिए वो इतना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, अपने आप को भूना और जला देते हैं अपनी फिल्म के लिए, अपने काम के लिए, उनका उतना पैशन है। मैं कोशिश करता हूँ उसको इम्बाइब करने की जितना तक हो सके। मजनू डिडंट गिव अप। मजनू न्यू दैट उसकी कहानी लिखी हुई है और वो जो कर लेगा ना वो होना वही है जो होके रहेगा। बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कहानी लिखी हुई है। वो लीप ऑफ फेथ है, इट्स नॉट अ लीप ऑफ फेथलेसनेस। वो जंप करता है ना, उसको मालूम मरेगा नहीं, वो सरेंडर है। और वो है कि नेचर को अपने आप को दे देता है कि लो करो जो मेरे साथ करना है। बट उसको ना शुरुआत से, पहले दिन से पता है कि हमारी कहानी लिखी हुई है, तो उसका वो लीप ऑफ फेथ है। तो सर how was the podcast? Very good, yeah, good fun talking about so many things, talking about Kashmir. I'm going to be a forever lover of Kashmir and the people of Kashmir and the food of Kashmir. What do you like the cities. In Wazwan? In general in Kashmir, sir. Wazwan ही majorly हमारे पास है। वाजवान में मेरा फेवरेट है पनीर और चामन और पालक रिश्ता, ये दोनों मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। और मुझे मसाले वाली रोटी बड़ी पसंद है, जो आपकी मसाल चोट, वो अच्छी लगती है। इधर उधर मतलब निशात बाग के बाहर पनीर के पकौड़े होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। ग्रेट।
पिक एंड चूज मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक Great. पिक एंड चूज इम्तियाज सर का फेवरेट दुकान है दुनिया का, बाय द वे. दुनिया का? दुनिया, आई थिंक उनको दुनिया में और कोई उतनी अच्छी दुकान नहीं लगती पिक एंड चूज जितनी, खास की ओरिजिनल वाली जो है उधर रेजिडेंसी रोड वाली? रेसिडेंसी रोड पे. क्यों ऐसा सर? उनका कहना है कि दुनिया में हर चीज वहां मिलती है. और बॉम्बे में नहीं मिलता क्या? नहीं, बहुत सारी चीज एक्चुअली नहीं मिलती है बॉम्बे में जो पिक एंड चूज में मिल मतलब वन जाती है. स्टॉप नहीं है? वन स्टॉप है पिक एंड चूज. एक्चुअली मतलब बहुत ही वो, इस बार भी वो आए थे ना, तो हम लोग वी वेंट टू पिक एंड चूज. वो ऐसा होता नहीं है कि वो कश्मीर आएंगे और पिक एंड चूज नहीं जाएंगे. और मेजरली वो खरीदते क्या है वहां से? कुछ भी ना भी खरीदें, बस घूमते हैं जाके, उनको बड़ा अच्छा लगता है. और कुछ वो ऑब्वियसली वो कश्मीरी चीजें होती हैं ना, वो लेके जाते हैं कुछ. उनका फेवरेट फूड क्या है? बिकॉज यू शेयर द टेबल. उनका आई थिंक ही लाइक्स तबक माज अ लॉट, एंड गुश्ताबा इज माय फैमिली फेवरेट. सबको पसंद आता है, माय फादर, ब्रदर, एवरीबॉडी. रोगन जोश आई थिंक इम्तियाज सर का फेवरेट आइटम है. यस आई थिंक. एंड पंडितों का भी जो रोगन जोश होता है वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं. राइट सर. सर आप इम्तियाज अली सर को इम्तियाज भाई बुलाते हैं या इम्तियाज सर बुलाते हैं? इम्तियाज बाबू बुलाते हैं हम उनको. बाबू ऐसे? वो एक्चुअली जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ कोई काम करता तो वो इम्तियाज बाबू बोलता था, तो मैं भी इम्तियाज बाबू बोलने लगा. प्यार से? हाँ, तो उसकी बेटी मुझे साजिद बाबू बुलाती है. वो भी प्यार है? हाँ. तो मेरे बाकी मेरे जो दूसरे भाई हैं आरिफ, उनके जो बच्चे हैं वो भी मुझे साजिद बाबू बुलाते हैं. तो एक हमारी फैमिली की लेगेसी बन गई है बाबू कि एक बाबू है, तो मैं अब इस जनरेशन का बाबू हूँ. क्या बात सर. वो बचपन में वो बड़े भाई का तो डर होता है ना, था क्या इम्तियाज सर का? बहुत ज्यादा. जैसे किन चीजों पे? हाँ मतलब क्या है कि हमारा उम्र का बहुत फासला है इम्तियाज बाबू और मेरे में, एंड इवन आरिफ और मेरे में. मैं 1 से 12 साल छोटा हूँ, 1 से 9 साल छोटा हूँ. तो ये मोर लाइक फादर फिगर्स रहे हैं. तो इनसे ना वो नहीं है कि भाइयों वाला कंफर्ट है. इनसे बच संभल के रहना होता है, यू नो. राइट सर. कि देख समझ के चलना है. जैसे कि बाप देख रहा है, और वो बाप जिसको आप उतना जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकते, वो आपकी जनरेशन का है, वो सब जानता है आप क्या करना चाह रहे हो. तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ा है मुझे इनसे जिंदगी भर. सो घर में जो अभी बच्चे हैं ना, सो हाउ डू दे सी इम्तियाज सर? लाइक चाचा काका जो भी कह लीजिए. हाँ वही है उनके लिए. कौन सी, तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. बच्चों को क्या है, वो तो बच्चे तो जब तक बड़े होके करप्ट में वो आजाद है ना सर, वही तो आजाद है. वही है उनके लिए, वही है जो तुम हो यार. रहो अपने घर पे जो होगे, बट जब तक आप बच्चों से ठीक रहिएगा, बच्चे आपसे ठीक रहेंगे. राइट सर. सर आपके लिए आज़ादी क्या माने रखता है? आज़ादी मुझे लगता है दिमाग की होती है, ख्यालों की होती है. बाकी सब चीज़ जो है ना सेकेंडरी होती है. आप यहाँ से अगर आज़ाद हैं तो आप आज़ाद हैं. और अगर आप यहाँ से कैद है? यहाँ से कैद है तो गुलाम है आप. हाँ, आज़ादी समझ में आनी चाहिए होती क्या है. अमल कीजिए. राइट सर. सर थैंक यू सो मच, जेन्युइनली सर. एंड इफ आई एम सेइंग थैंक यू 2 चीज़ों के लिए, यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए भी, हंसाने के लिए भी, और लाला मजनू में रुलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. एंड होपफुली जैसे आप कह रहे हैं कि अब हमें तैयार होना चाहिए और रोने के लिए, उसके लिए भी लुकिंग फॉरवर्ड सर. जी, थैंक यू सो मच सर. जेन्युइनली आपसे बहुत कुछ सीखा. थैंक यू, माय प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू वेरी मच. गुड प्लीज सर. सो आज का पॉडकास्ट आपने देखा, और मुझे नहीं पता कि इस पॉडकास्ट को क्लोज कैसे करना है, बिकॉज मैं क्लोज करना नहीं चाह रहा हूँ, और अब क्लोज जो है शायद वक्त की वजह से ही करना पड़ रहा है. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप ये भी पॉडकास्ट देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, अगर ऑडियो फॉर्मेट में अगर आप देख रहे हैं, वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, और ऑडियो आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गाना पे आप देख सकते हैं. होपफुली जो आपकी कहानी है वो भी यहाँ पर आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं हमारे पॉडकास्ट में. सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको ईमेल करना होगा mushrecords@gmail.com पे, या मैं आपको मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे RJ उमर निसार के नाम से. हमें अपनी दुआओं में याद रख लीजिए. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.